विल एक अकेला और दुखी इंसान था जो मरने के बाद अलग ही दुनिया में रीइंकार्नेट होता है, जहाँ पर उसे 3 अनडेड क्रीचर्स बड़ा करते हैं। ब्लड एक स्केलेटन वॉरियर, मैरी जो कि एक फीमेल प्रीस्ट है, और तीसरा है अगस्टस जो कि एक जादूगर है। शुरू में जब वो पैदा हुआ था उन तीनों को देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे पता लगता है कि वो तीनों उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते और वो बड़ी ही जल्दी उनकी भाषा को भी सीखने लगता है। आगे गस उसे पढ़ा रहा था। जिस माना से दुनिया बनी है वो पहले बहुत ताकतवर थी, जिसकी वजह से वो कोई शेप ही नहीं ले पा रही थी। तभी गॉड आए और उन्होंने उससे कहा कि वो अर्थ का शेप ले ले, जिसके बाद उसका मजबूत हिस्सा जमीन बन गई और सॉफ्ट हिस्सा आसमान। पर गस, मैंने तो तुमसे बस ये पूछा था कि शब्द और मैजिक कैसे रिलेटेड है। चुप हो जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। जिसके बाद गॉड ने सन बनाया, चांद बनाया और जमीन को समुद्र से अलग कर दिया, और इसके बाद ही हवा, पानी, पेड़ और बाकी सब आए, और आखिर में इविल गॉड्स, और फिर वर्ड्स और सिंबल्स। इन वर्ड्स में ताकत होती है, जैसे कि ये देखो, इग्निस लिखते ही फायर बन जाता है और इसी चीज को हम मैजिक कहते हैं। जहाँ गस उसके ग्रैंडफादर की तरह था, मैरी उसकी मॉम की तरह है, जो कि बहुत समय बाद उसे पहली बार टेंपल के बाहर लेकर जाती है। और विल को लगता है कि ये गॉड का इशारा है, वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए और पिछली बार की तरह कुड़ी के पीछे जिंदगी ना बर्बाद करे। सुन रहे हो लॉन्डो, समझ जाओ पहले ही। वहीं तीसरा है ब्लड, स्केलेटन वॉरियर, और विल के बापू की तरह, जो कि उसे एक वॉरियर बनने की ट्रेनिंग भी देता है। विल 3 साल की उम्र में ही पढ़ना लिखना सीख चुका है, जो देखकर गस को लगता है कि वो भी उसकी तरह एक जीनियस होगा। विल अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश है, लेकिन वो लोग उससे कुछ सीक्रेट्स भी रखते हैं, जैसे कि ये खाना कहाँ से आता है, वो तीनों सिर्फ यहीं पर क्यों रहते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर कोई इंसान क्यों नहीं है, और सबसे बड़ा सीक्रेट कि ये लोग अनडेड क्यों हैं। लेकिन वो उनसे ये सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास भी एक सीक्रेट है कि उसे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज याद हैं। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद गस और ब्लड उससे कहते हैं कि वो असली कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए रेडी है, और ब्लड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन विल इतना तेज था कि वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ब्लड उसका पीछा करने लगता है, लेकिन विल एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके उससे बच जाता है और जमीन पर थोड़ा सा पानी ले आता है, जिसकी वजह से ब्लड नीचे गिर जाता है। और विल अपने अगले स्पेल का यूज करके उसे जाल में बांधने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड एक लकड़ी फेंक कर उससे आजाद हो जाता है और अपने अगले अटैक से विल की तलवार को उसके हाथ से नीचे गिरा देता है। ये देखकर गस कहता है, तुम जब इसे यहाँ पर लेकर आए थे मुझे लगा था इसे ट्रेन करने के बाद ये हमारे काम आएगा, पर लगता है ये बातें यहाँ क्यों बोल रहे हो तुम, सोच के नहीं बोल सकते। जिसके बाद गस विल से माफी मांगता है। इसके बाद ब्लड और विल जंगल में घूम रहे थे और वो विल से कहता है कि वो गस की बात का बुरा ना माने। वो बस बिना सोचे कुछ भी बोल देता है और कुछ चीजें हैं जो वो उसे अभी नहीं बता सकते। वही मैरी विल को रोज की कामों को करना सिखाती है ताकि वो अकेला अपनी जिम्मेदारियां उठा सके। एक दिन विल मैरी को अर्थ गॉडेस के टेंपल में जाता हुआ देखता है, और क्योंकि मैरी को प्रे करता हुआ देखना उसे मना किया गया था, वो इसके लिए और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और मैरी को देखने जाता है, जहाँ पर उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। ये देखकर विल भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। इससे उसके हाथ जल जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है वो तीनों उसके बेड के साथ में ही थे और मैरी उसे पकड़कर रोने लगती है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। इसके बाद अगर तुम्हें कुछ और करना है तो पहले मुझसे या मैरी से बात करनी होगी। और गस उसे बताता है कि वो ब्रेड अर्थ गॉडेस की तरफ से एक गिफ्ट है। मैरी उसे बताती है कि पहले वो ह्यूमंस हुआ करते थे, लेकिन मरने के बाद उनकी नफरत ने उन्हें पास ऑन करने नहीं दिया और यहीं पर रहने के लिए उन्होंने गॉड ऑफ डेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो कि अर्थ गॉडेस का दुश्मन है। इसलिए जब भी वो प्रे करने जाती है उसके शरीर में आग लग जाती है, लेकिन उसने अब तक प्रे करना नहीं छोड़ा। विल कहता है कि वो भी उसके साथ प्रे करना चाहता है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब विल 13 साल का है। अब विल गॉड्स के सामने 5 दिनों तक मेडिटेट कर सकता है, वो भी बिना खाना खाए या फिर रेस्ट किए। वहीं गस के लेसन्स उसके लिए और ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सीखने की कोशिश करता रहता है। वहीं ब्लड भी उसे हर रोज एक वॉरियर बनने की ट्रेनिंग देता है और फाइनली ब्लड उसके लिए एक अनडेड को पकड़ कर लेकर आता है ताकि वो उसके सामने अपने स्किल्स को टेस्ट कर सके, जिसे विल अपने एक ही स्ट्राइक से बहुत जल्दी हरा देता है, जो देखकर ब्लड भी हैरान हो जाता है। देखा ब्लड, मैं जीनियस हूँ, जीनियस। लगता है तुम असली टेस्ट के लिए तैयार हो। जिसके बाद ब्लड विल को एक सिटी में लेकर जाता है। कई दशकों पहले ये एक समृद्ध सिटी थी जहाँ पर ह्यूमंस, डॉव्स और कई रेसेस रहा करते थे, पर एक घटना ने सभी जिंदा क्रीचर्स को मार दिया और अब यहाँ पर सिर्फ अनडेड रहते हैं। वो विल को एक गहरे टनल में लेकर जाता है और वहीं पर छोड़ देता है। यहाँ से तुम्हें अकेले लड़कर बाहर निकलना है। जिसके बाद वो लैंप को भी बुझा देता है। विल अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर लाइट ले आता है और जल्दी उसके सामने कुछ अनडेड स्केलेटन्स आ जाते हैं, लेकिन वो उन सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है। आगे बढ़ने पर उसे उनसे भी एक ज्यादा ताकतवर अनडेड दिखता है जिसके पास एक स्पेयर थी। उसे डर लगने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ब्लड उसकी जगह होता तो डर कर कभी नहीं भागता और वो उस अनडेड से लड़ने पहुंच जाता है, लेकिन वो विल के अटैक को डॉज कर लेता है और वो विल के ऊपर एक स्पेल कास्ट करने
लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर विल उसके स्पेल को कैंसिल कर देता है और अपनी तलवार से उसके सर पर अटैक करता है और स्केलेटन को हरा देता है। पर इस दौरान उसकी तलवार भी टूट जाती है, तो वो उस स्केलेटन के वेपन को उठा लेता है और देखता है कि एक मैजिकल वेपन है जिसे कि डॉर्व्स ने बनाया है। विल वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे गस आता है और जब विल उससे बात करने की कोशिश करता है, गस बस उसे घूरता ही जाता है और गस एक स्टोन गोलम बना देता है। विल उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने स्पेयर से उसके ऊपर अटैक करके उस कॉलम को तोड़ देता है, जिसके बाद गस उसके ऊपर पत्थर फेंक कर अटैक करने लगता है और साथ ही स्पेल्स को भी कास्ट कर रहा था। तो उसके स्पेल्स को नलिफाई करता हुआ विल वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी गस 2 स्पेल्स को साथ में कास्ट करने लगता है, जिसकी वजह से विल नीचे गिर जाता है। विल सोचता है कि वो ऐसे नहीं मरना चाहता, खासकर किसी ऐसे के हाथों जिसे वो अपना मानता है, और वो डिसाइड करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गस को मार देगा। लेकिन जैसे ही उसका भाला गस के पास पहुंचता है, वो रुक जाता है। वो कहता है कि वो गस को अपना ग्रैंडफादर समझता है और जानना चाहता है कि वो उसे भला क्यों मारना चाहता है। अगर वो सच में उसे मारना चाहते हैं तो मार दें, अपने फैमिली को नुकसान पहुंचाने की जगह वो मरना पसंद करेगा। लेकिन गस हंसने लगता है और कहता है कि उसने इस लेसन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो उसे बाहर ले जाने लगता है। लेकिन विल जानता है कि गस उससे कुछ छुपा रहा है, जिसके बाद वो घर पर जाते हैं, जहाँ टनल में जो भी हुआ वो मैरी और ब्लड को नहीं बताता। इसके कुछ समय बाद गस उसे अपने स्पेयर को अप्रेज करना सिखाता है, जिससे वो ग्लो हो सकती है और उसका साइज भी बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि डॉर्व्स ने उसके ऊपर मैजिक इनग्रेव करा हुआ है। इसके बाद विल हर रोज उन टनल्स में जाता रहता है और आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हराकर कई चीजें भी वापस लेकर आता है। और गस उससे कहता है कि वो अगली बार जाए तो कॉइन्स को ढूंढ कर लाए, और कॉइन्स लाने के बाद गस उससे कहता है कि वो उसे नई चीज सिखाने वाला है। लेकिन विल देखता है कि वो तो उसे जुआ खेलना सिखाने वाला है और उस पर गुस्सा होने लगता है। ब्लड कहता है कि क्या वो डर रहा है, लेकिन ये सुनकर विल उन दोनों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तभी वहां पर मैरी आती है। तुम विल को क्या सिखा रहे हो? वो दोनों सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरी उन तीनों को नीचे बैठने को कहती है और आधे घंटे तक लेक्चर देती जाती है। और इस दिन विल सीखता है कि जुआ खेलना बुरी बात है। आगे गस उसे बताता है कि जब वो 15 साल का होगा, ब्लड उसे एक डुएल के लिए चैलेंज करेगा, लेकिन गस चाहता है कि विल उस डुएल को हार जाए इस तरह से जिससे ब्लड को उसके ऊपर शक ना हो। विल उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। माफ करना, ये एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन विल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो भी उसकी मदद नहीं करेगा। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक विल कड़ी ट्रेनिंग करता रहता है और अब दोनों के डुएल का टाइम आ चुका है। और फाइट की शुरुआत में सबसे पहले विल अटैक करता है, लेकिन इसके बाद ब्लड उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे सिर्फ विल ब्लॉक कर पा रहा था और उसे पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद विल उसकी तरफ बढ़कर उसके वेपन से ही और ऊंचा कूद जाता है और अपनी तलवार को उसकी छाती में घुसा देता है, लेकिन ब्लड उसे उठाकर पीछे फेंक देता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखकर उससे हार मनवा लेता है। तभी वहां पर मैरी आती है और ब्लड को डांट लगाने लगती है, क्योंकि उसने कहा था कि वो अपने अपोनेंट्स की तलवार अपनी हड्डियों में अब से नहीं फंसाएगा। इसके बाद ब्लड उससे कहता है कि वो उसे नहीं हरा पाया, लेकिन वो बहुत अच्छे से लड़ा। विल उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें मॉम और डैड कह के बुलाता है, जो सुनकर वो बड़े खुश होते हैं। ब्लड कहता है कि उसके पास उसे सिखाने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, लेकिन वो अपनी तलवार उसे दे देता है और कहता है कि ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्वॉर्ड्स में से एक है। इसका नाम ओवरईटर है और इससे गॉड्स भी डरते हैं, क्योंकि जब भी वो किसी जिंदा चीज को इससे कट करता है, उसकी लाइफ फोर्स वो अब्सॉर्ब कर लेगा और इसकी चोटें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसकी एक कमी भी है कि जो भी उसे ज्यादा यूज करता है वो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है और उसकी खुद की ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद ब्लड और मैरी उसे वो सब कुछ बताने लगते हैं जो उन्होंने उससे अब तक छुपाया था। वो बताते हैं कि कई सालों पहले डीमन लॉर्ड्स ने दुनिया पर कब्जा करने के लिए सब पर अटैक कर दिया और उनका लीडर एक खतरनाक डीमन था जो कि अपने खून और मांस से और डीमंस को बना सकता था। उस डीमन का नाम हाई किंग था और ये ओवरईटर उसी की तलवार थी। वो जानबूझकर खुद को घायल होने देता था ताकि वो डीमन आर्मी बना सके और दूसरों पर तलवार चलाकर अपनी इंजरीज को ठीक कर लेता था। इन एबिलिटीज की मदद से उसने धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया। लेकिन ऐन वक्त पर गस ने उसे हराने का एक प्लान बनाया और लेजेंडरी वॉरियर ब्लड और प्रीस्टेस मैरी की मदद से उस हाई किंग की तलवार को छीनने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उनका प्लान फेल हो गया, क्योंकि वहां जाने पर वो डीमन ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके तलवारबाजी के सामने ब्लड भी नहीं टिक पा रहा था। गस और मैरी ने मिलकर हाई किंग के ऊपर एक सील लगा दी, लेकिन तभी गॉड ऑफ द डेथ स्टैग्नेट बीच में आ गया और कहा कि अगर वो उसके नीचे काम करते हैं तो वो कॉन्टिनेंट के सारे डीमंस को खत्म कर देगा। ये सुनकर उन तीनों ने अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया। इसके बाद गस एक गोस्ट बन गया, ब्लड एक स्केलेटन और मैरी एक ममी। वहीं उस गॉड ने डीमंस को मारने की जगह उन सबको अनडेड क्रीचर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो कहते हैं कि उनके हिसाब से वो सबसे हाई रैंकिंग अनडेड है और कई सालों से उस सील को गार्ड कर रहे हैं। एक दिन वो अनडेड डीमंस एक बच्चे को सैक्रिफाइस करने के लिए लेकर आए थे ताकि वो उन सील को ब्रेक कर सके। गस चाहता था कि वो बच्चे को जंगल में छोड़ दें, लेकिन ब्लड और मैरी अपने पास ले आए और अपने बच्चे की तरह पाला पोसा। मैरी उसे गले लगाती है और कहती है कि वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी और ब्लड कहता है कि उसे उस पर गर्व है। वहीं विल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो ऐसे बात
बातें कर रहे थे जैसे वो कहीं जाने वाले हैं। तभी उनके ऊपर काले बादल छा जाते हैं और वहाँ पर डेथ गॉड का एक अवतार पहुंच जाता है। क्या तुम अपनी सोल्स को मुझे देने के लिए तैयार हो? हमें पता चलता है कि वो अनडेड तभी तक रह सकते थे जब तक उनके दिल में उस हाइकिंग के लिए नफरत थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वो उनकी सोल्स को ले पाता, वहाँ पर गस पहुंच जाता है। वहीं विल उसे गॉड के साथ लड़ता हुआ देखकर हैरान था। गस स्टैग्नेट को हराकर उसे अपने रेल्म में वापस भेज देता है, जिसके बाद वो विल से कहता है घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। लेकिन तब स्टैग्नेट उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके साथ साथ मैरी और ब्लड भी नीचे गिर जाते हैं। और विल देखता है कि स्टैग्नेट उनके पीछे ही खड़ा था। तुम्हें सच में लगा था तुम्हें गॉड गैको को इतनी आसानी से हरा सकते हो? इसके बाद वो विल का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की वजह से मैरी और ब्लड की हाइकिंग से अटैचमेंट कम हुई और उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब वो उन्हें अपना सर्वेंट बना लेगा। क्यों ना तुम भी मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लो, फिर तुम उन तीनों के साथ शांति से जी सकते हो। और उसे डिसाइड करने के लिए वो थोड़ा समय भी दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और विल समझ जाता है गस वो सारी चीजें इसलिए कर रहा था ताकि उसके दोस्त अपनी ड्यूटी ना भूलें, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने स्टूडेंट को नहीं मार पाया। विल इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगता है। अपनी पिछली जिंदगी में भी वो अपने पेरेंट्स को खुशी नहीं दे पाया और इस बार भी उसके पेरेंट्स उसी की वजह से इतनी मुसीबत में फंसे हैं। अगली सुबह जब वो उठता है, वो देखता है कि वो तीनों बड़े अच्छे से उससे बात कर रहे थे ताकि वो सबके लिए खुद को ब्लेम ना करे। वो इन तीनों को बता देता है कि वो दूसरी दुनिया से यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ है और उसे लगा था कि इस बार वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगा, लेकिन इस बार भी उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शायद उसे जीने का कोई हक ही नहीं है। ये सुन के मैरी उसे चाटा मार देती है और कहती है कि वो अपने बारे में ऐसा दोबारा ना बोले। ये सुन के वो खड़ा होता है और कहता है कि वो उन तीनों को प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद वो प्रेयर करने जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए एक गॉड से लड़ने वाला है जो कि उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। तुम्हें गॉड को चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज करने से पहले तुम्हें दिखाना होगा कि तुम इसके लायक भी हो। और वो बहुत सारे स्केलेटन डीमंस को समन कर देता है, लेकिन विल अपने स्पेयर का यूज करके काफी सारे डीमंस को हरा देता है। जिसके बाद वो मैजिक कास्ट करके कई स्केलेटन्स को बांध देता है। ये सब देखकर स्टैग्नेट हैरान हो जाता है, लेकिन अब भी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस थे और उनसे लड़ते हुए विल घायल हो जाता है। तब स्टैग्नेट डीमंस को रोक देता है। तुम सच में कमाल के फाइटर हो, तुम्हें मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा जहाँ तुम अपनी फैमिली के साथ शांति से जी सकते हो, वो भी हमेशा के लिए। उसे मरने का कोई डर नहीं होगा। जिसके बाद वो अपने खून को उसे एक कप में देता है, लेकिन तभी विल ओवर ईटर का यूज करके स्टैग्नेट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि विल उसे खत्म कर पाता, स्टैग्नेट अपने उसी ब्लड का यूज करके विल के पैर को पकड़ लेता है और उसके काटने की वजह से विल वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद विल को एक स्वर्ग जैसी जगह पर होश आता है जो कि उसे जाने पहचाने लग रही थी। तभी उसके पीछे गॉडेस ऑफ लाइट और रीबर्थ आती है और इसका नाम ग्रेसफील है। जब वो पिछली बार यहाँ पर आया था तब इसी ने उसे रास्ता दिखाया था। वो उससे पूछती है कि उसने स्टैग्नेट के ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी बहुत बुरी थी और मैं इस बार अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ और अगर मैं अमर हो गया तो जीने में कोई मतलब ही नहीं होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रेसफील खुश हो जाती है और उसे अपनी ब्लेसिंग देती हुई कहती है कि जब वो उठे वो शपथ ले और मरते दम तक वो उसकी गार्डियन बनी रहेगी। इसके बाद विल को जब होश आता है वो तुरंत ही शपथ लेने लगता है और अपनी लाइफ को गॉडेस ऑफ लाइट को ऑफर कर देता है, जिससे विल की पावर्स बढ़ जाती हैं और अब स्टैग्नेट को डर लगने लगता है और वो अपनी आर्मी को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन विल अपने एक ही अटैक से उन सबको खत्म कर देता है और वो पीसफुली आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। जिसके बाद वो स्टैग्नेट पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो एक डस्ट स्पेल कास्ट करके उसके सामने से गायब हो जाता है। तभी उसके पीछे ग्रेसफील आती है और एक दिशा में इशारा करती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि अब स्टैग्नेट उसके परिवार के पीछे गया है। विल अपने एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके टेंपल की तरफ जाने लगता है। वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है स्टैग्नेट ने गस को बांध कर रखा है और ब्लड मैरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। विल उसे रोकने जाने लगता है, लेकिन समय पर वो उन तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन ऐन वक्त पर गॉडेस ऑफ अर्थ मेटर वहाँ सामने आ जाती है और अपनी फॉलोअर मैरी को बचा लेती है, जिसे उसने कब का माफ कर दिया है। विल जानबूझकर डिवाइन टॉर्च स्किल को मैरी और ब्लड की तरफ मारता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उन दोनों की सोल को दोबारा से रीबर्थ साइकिल में जाने नहीं देगा। और जब स्टैग्नेट अपना मैजिक कास्ट करता है, ब्लड पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो डॉज कर लेता है। लेकिन तभी विल लाकर अपनी तलवार उसके छाती में घुसा देता है और लगातार डीमन ब्लेड और साथ ही ग्रेसफील की पावर्स का यूज करके उस पर अटैक करने लगता है और स्टैग्नेट को मार डालता है। इसके बाद वो तीनों उसके पास आते हैं और गस कहता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। ब्लड और मैरी उठकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। विल को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर ब्लड उसे बताता है कि क्योंकि स्टैग्नेट मर चुका है और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, वो भी मरने वाले हैं। विल कहता है कि इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा, लेकिन वो उसे बताते हैं कि वो अब रीबर्थ साइकिल में जुड़ने वाले हैं और इस बात पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन विल अपने पेरेंट्स को जाता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो उससे कहते हैं कि वो कभी अकेला नहीं होगा, जो चीजें उन्होंने उसे सिखाई हैं वो हमेशा उसका साथ देंगी और भले ही जिंदगी
जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए वो उन सबसे जरूर जीतेगा। धीरे धीरे उनकी सोल्स बाहर निकलने लगती हैं और विल देखता है कि जब वो जिंदा थे वो कैसे दिखते थे। आगे गस कुछ दारू शारू लेकर आता है और उसकी जीत को सेलिब्रेट करने के बाद वो दोनों पीसफुली आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रेसफील उनकी सोल को रीबर्थ साइकिल तक लेकर जाती है। विल उन दोनों की बॉडीज को दफना देता है और कहता है कि वो जल्द ही एडवेंचर पर जा रहा है और उनसे मिलने आता रहेगा। तभी उसके पीछे गस आता है। बुड्ढे तुम क्यों जिंदा हो यार? मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से नहीं तोड़ा था तो कम से कम 10 साल तो मैं और जीऊंगा ही, जिस दौरान मैं हाइकिंग के सील को गार्ड करूंगा जब तक कि तुम उसका कुछ करने लायक नहीं बन जाते। इसके बाद वो उसे पैसों से भरी पोटली देता है। तुम इसका जैसे चाहे यूज कर सकते हो। इसके बाद वो अपने रूम में आखिरी बार वापस आता है और कपड़े पहनकर टेंपल से बाहर निकल जाता है और गस उसे छोड़ने उसके साथ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उससे कहता है कि उसे लास्ट नेम की जरूरत होगी। अब से तुम्हारा नाम विल जी मैरी ब्लड है। विल जंगलों से गुजरता हुआ मॉन्स्टर्स को मारता जाता है और जो उसने घर से खाना लाया था रात को वही खाता है। काफी समय बाद उसे एक सिटी दिखती है जहाँ उसे लगा था कि ह्यूमंस होंगे, लेकिन अंदर जाने पर वो सिटी नहीं खंडर था और वो ग्रेसफील से फिर से प्रे करता है कि वो यहाँ मौजूद किसी की भी सोल को वापस से रीबर्थ साइकिल में पहुंचा दे। अगले दिन वो ह्यूमंस की खोज में और आगे निकल जाता है। तभी एक वाइल्ड बोर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन विल अपने स्पेयर से उसे हरा देता है। लेकिन उस बोर पर पहले से ही एक एरो लगी हुई थी और जिसने उस एरो को चलाया था वो विल के ऊपर निशाना तान देता है। विल देखता है कि वो एक एल्फ है और उससे एल्फ की भाषा में बात करने लगता है, जो देखकर वो अपने धनुष को नीचे कर देता है और अपना नाम उसे मैनलडोर बताता है। वो सुअर मेरा शिकार था, पर क्योंकि तुमने उसे खत्म किया है तो उसके मीट का कुछ हिस्सा तुम ले सकते हो। इसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर उस बोर को पकाते हैं, लेकिन खाने से पहले विल प्रे करता है, जो मेडल को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो गॉड्स में नहीं मानता। खाने के बाद विल उससे रास्ता पूछता है और कहता है कि वो एक एडवेंचरर है जो कि रूम्स में गुम हो गया था। तो मेडल उसे पास के ही एक टाउन के बारे में बता देता है। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। जिसके बाद वो कुछ फेरीज को समन करके उन्हें अपना रास्ता गाइड करने को कहता है। रात को जब विल सो रहा था, ग्रेसफील्ड उसके सपने में आती है और उसे दिखाती है कि मैनल के गांव पर अटैक हो रहा है। इतना देखते ही वो मैनल के फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ उसके पीछे जाने लगता है ताकि वो इसके बारे में उसे आगाह कर सके। वहां पहुंचने पर उसे कुछ विलेजर्स दिखते हैं और वो समझ जाता है कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तभी वो एक अटैक को सेंस करता है और इन दोनों के सामने जाकर उन्हें बचा लेता है और तभी उसे पता लगता है कि मेडल खतरे में नहीं था, असल में वही है जो विलेज पर अटैक कर रहा है। विल को वहाँ पर देखकर मैनल अपने बंदों के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन विल उसके सामने आ जाता है और जब मैनल उसके ऊपर अटैक करता है वो उसके मैजिक को अपनी ताकत से ही रोक देता है और उसके पेट पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो बाकी के उसके साथियों को भी पकड़ लेता है। इसके बाद उस विलेज का एल्डर आकर विल का शुक्रिया अदा करता है और सुबह होने पर वो उनसे अटैक की वजह पूछने लगते हैं। वो बताते हैं कि उनके विलेज पर डीमंस ने अटैक कर दिया था और अब उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्हें आसपास के विलेज से चीजें चुरानी पड़ती हैं। मैनल कहता है कि ये आइडिया उसका था और वो बाकी सबको जाने दें, तो विलेज चीफ उसे मारने का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन विल बीच में आ जाता है और जो गस ने उसे पैसे दिए थे वो उन्हें छुड़ाने के लिए यूज करता है और कहता है कि उसकी गॉडेस कहती है कि सबको दूसरा चांस मिलना चाहिए। इसके लिए विलेजर्स मान जाते हैं और मैनल के विलेज के लोगों को अपने गांव में रहने भी देते हैं। आगे विल मैनल को हायर करता है ताकि जिन डीमंस ने उनके विलेज पर अटैक किया था वो उन तक उसे ले जाए। विलेज पर पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि डीमंस बलि देने वाले हैं। वहीं मैनल के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो डीमंस उसे कुछ खास नहीं लगते, तो विल अकेला ही उनसे लड़ने पहुंच जाता है। सबसे पहले वो अपने वेब स्पेल का यूज करके मेंटिकोर को पकड़ लेता है, जिसके बाद एक एक करके बाकी के डीमंस को भी मार डालता है और आखिर में मेंटिकोर को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद विल वहां मौजूद सभी की आत्माओं के लिए प्रार्थना करता है। आगे वो सर्वाइवर्स को ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक बच्ची दिखती है जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी। वो कहती है कि जब डीमंस ने उसे जलाया वो बहुत बहादुर थी और एक आवाज भी नहीं निकाली क्योंकि उसे पता था बड़े भाई मैनल आकर उसे जरूर बचाएंगे, लेकिन मैनल उसे देख भी नहीं पा रहा था। तो विल उस बच्ची को गोद में उठा लेता है और कहता है कि वो सच में बहुत बहादुर है और विल के कहने पर मैनल आखिरकार उसका हाथ पकड़ता है और विल ग्रेसफील्ड से प्रे करता है, जिसके बाद उसकी सोल आफ्टर लाइफ में चली जाती है। जिसके बाद मैनल विल से माफी मांगता है क्योंकि पहले उसे लगा था वो बस एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा है। इसके बाद मैनल उसे अपने अडॉप्टिव ग्रैंडमा के पास लेकर जाता है जो कि अब एक पावरफुल गोस्ट बन चुकी है, लेकिन वो अभी भी पूरे कंट्रोल में है। जिसके बाद मैनल और वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं और दादी उससे कहती है कि उसे विल के साथ जाना चाहिए और डीमंस की हाइड आउट की लोकेशन बताकर खुद ही पास ऑन कर जाती है। कमाल की दादी है यार, इसे तो प्रेयर की भी जरूरत नहीं पड़ी। कुछ दिनों बाद वो विलेजर्स अपने गांव में वापस आते हैं और जिनकी भी मौत हुई थी उन्हें दफना देते हैं। शाम को मैनल और विल साथ में बैठे हुए थे और मैनल उसे बताता है कि उसकी मॉम ने एक ह्यूमन से शादी की थी, जिसकी वजह से उसके गांव में लोग उसे बहुत बुली किया करते थे और अपनी मॉम के मरने के बाद वो गांव को छोड़कर निकल आया और एक एडवेंचरर बन गया, लेकिन उसके टीममेट ने उसे धोखा दे दिया और किसी तरह बचकर वो इस गांव में पहुंच गया और यहीं पर वो मार्पल से मिला, पर क्योंकि उसकी उम्र ह्यूमंस की तरह नहीं बढ़ती थी वो ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ और मार्पल बूढ़ी हो गई और उसे बहुत अकेला महसूस होता है।
जिसके बाद वो विल से कहता है कि वो भी ग्रेसफील्ड का डिवोटी बनना चाहता है और एक प्रीस्ट के तौर पर विल उसे ब्लेस कर देता है। अगले दिन विलेज को दोबारा से बनाने का काम शुरू हो जाता है, लेकिन उन्हें सप्लाईज लेने के लिए सिटी ऑफ व्हाइट सेल में जाना होगा। लेकिन विल को व्हाइट सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैनल उसे बताता है कि 200 साल पहले जो ह्यूमंस और हाई किंग के बीच में वॉर हुई थी, उसके बाद से साउथ में सबसे बड़ी सिटी व्हाइट सेल ही है। आगे वो रूट्स में से वापस आ रहे थे और उन्होंने काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर 2 लोगों का पीछा कर रहा है। विल उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और याद करता है कि ब्लड ने उससे कहा था कि उसे अपने ओपोनेंट को डराना चाहिए, और उसे घूरता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि उसका नाम रूबीना है और वो एक बार्ड है, और दूसरे बंदे का नाम एंटोनियो है जो कि एक मर्चेंट है। आगे उन्हें पता चलता है कि वो दोनों व्हाइट सेल्स में ही जा रहे थे, लेकिन उस गोरिल्ला को देखकर उनके गार्ड्स डर कर भाग गए। मैनल इस चीज का फायदा उठाता है और कहता है कि प्रोटेक्शन के बदले वो उन्हें पैसे दे, और साथ ही जो उन चीजों की उन्हें जरूरत है उसे उन पर डिस्काउंट भी चाहिए। आगे वो साथ में निकल जाते हैं और वो कई विलेजेस से होते हुए गुजरते हैं, जहाँ पर रूबीना गाना गाकर लोगों को बुलाती है और एंटोनियो अपना सामान बेचता है। एंटोनियो विल से कहता है कि ग्रेसफील्ड के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो लोगों को हील करे और इससे उसकी शॉप पर कस्टमर्स भी आएंगे। इसके बाद एक रात को रूबीना ब्लड, मैरी और गस के बारे में गाना गा रही थी। विल अपनी फैमिली की कहानी को सुनने के लिए बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो बताती है कि हीरोज की तरह फेमस होने से पहले उन तीनों ने एक एल्फ लड़की को बचाया था, जिसे कि विलेजर्स ने उस वाइवरन को बलि देने के लिए रखा था, जो कि उनके विलेज पर अटैक कर रहा था। उस हाफ एल्फ के बॉयफ्रेंड ने जितने भी पैसे थे वो सब कुछ उन तीनों को दे दिया ताकि वो उसे बचा सके। वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैरी और गस मिलकर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और आखिर में ब्लड आकर उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद वो उन्हें डैगर देते हैं और साथ ही कुछ पैसे भी, ताकि वो दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन वो पैसे लेने में हिचकिचा रहे थे, तो गस कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और वो चाहता है कि वो इन पैसों से बहुत अमीर बने, और जब वो वापस आएंगे उन्हें सूद समेत ये पैसा लौटाना होगा। और पासवर्ड के तौर पर वो उन्हें अपना असली नाम बताता है, क्योंकि सभी लोग सिर्फ उसे वॉन्डरिंग सेज के नाम से ही जानते हैं। और आगे रूबीना कहती है कि वो एल्फ अभी भी वॉन्डरिंग सेज का इंतजार कर रही है। अगले दिन वो व्हाइट सेल्स के लिए निकल जाते हैं। विल ने पहली बार इतनी बड़ी और समृद्ध सिटी देखी थी। इसके बाद वो सभी लोग सिटी में घूमने लगते हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें विल पहली बार देख रहा था। जिसके बाद विल टेंपल में जाता है ताकि वो गॉडेस के सामने प्रार्थना कर सके, लेकिन तभी एक जूनियर प्रीस्ट उसे रोक देता है और बताता है कि ग्रेसफील्ड के फॉलोअर्स बहुत कम हैं, तो उन्हें पहले उसे चेक करना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई यहाँ पर आकर इविल गॉड्स के लिए प्रे करे। तभी वहाँ पर टेंपल का बिशप आता है और जब वो विल से बात करता है वो बिना किसी वेरिफिकेशन के उसे प्रार्थना करने की इजाजत दे देता है। और जब जूनियर प्रीस्ट उसे आगे लेकर जा रहा था वो बिशप बार्ड के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है, और अपने रूम पे आने पर वो देखता है कि वो तीनों भी बार्ड को एक बुरा इंसानी कह रहे थे। तभी वार्निंग बेल बजने लगती है और वो देखते हैं कि एक वाइवरन ने सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है और चर्च में बहुत सारे घायल लोग भरे हुए हैं। ये देखकर विल सबकी मदद करने के लिए छत पर चढ़ जाता है, जहाँ वो देखता है कि सोल्जर्स वाइवरन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाइवरन उन पर अटैक करके वो पोस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। विल को लगने लगता है कि जिस सिटी को उसके पेरेंट्स ने प्रोटेक्ट किया था ये वाइवरन उसे तबाह कर देगा, और वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो वाइवरन उससे बच जाता है। तभी वहाँ पर मैनल आता है और उससे कहता है कि वो हमेशा की तरह अपना दिमाग लगाए, जिसके बाद वो अपने वेब स्पेल के साथ लाइटनिंग स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन शॉक लगने के बावजूद भी वो वाइवरन खुद को फ्री कर लेता है, जिससे उसे ज्यादा डैमेज तो नहीं होता, लेकिन अब वो विल की तरफ बढ़ने लगता है। तो विल अपने गॉडेस की ब्लेसिंग का यूज करके उस टेंपल के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है, जो कि उस वाइवरन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब वो ड्रैगन अपने क्लॉ से अटैक करता है उसका बैरियर टूट जाता है। तभी मैनल विंड स्पेल को कास्ट करता है, जिसकी वजह से वो वाइवरन उस टेंपल के सामने ही गिर जाता है, और विल अपने मैजिक चेन्स का यूज करके उसे बांध देता है, लेकिन वो वाइवरन उसे भी तोड़ने वाला था। तो विल एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके उसके पास जाता है और अपने स्पेयर को उसके छाती में घुसा देता है, लेकिन वो वाइवरन अभी भी जिंदा था और विल को समझ नहीं आता कि वो इन सब लोगों को कैसे बताए। तभी उसे याद आता है कि ब्लड ने उससे कहा था कि जब कुछ भी काम ना करे तो अपने 2.5 किलो के मसल्स का यूज करना। तो विल कूद कर अपने हाथों से ही उस वाइवरन का गला घोटने लगता है और अपने मैजिक का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो रखे थे। उन्हें समझ नहीं आता कि इस बालक में बाहुबली की आत्मा कहां से आ गई, लेकिन इससे पहले कि लोग डर कर भागते एंटोनियो और रूबीना आगे आ जाते हैं और विल को एक हीरो की तरह इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। इसके बाद विल लोगों की मदद कर रहा था, तभी वहाँ पर वो जूनियर प्रीस्ट आता है और बताता है कि उसे प्रिंस ने बुलाया है।
इसके बाद वो दोनों प्रिंस एफल से मिलने जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 लोगों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी पार्टी में वॉरियर, मैजिशियन, फेरी यूजर और प्रीस्ट भी हैं। लेकिन विल बताता है कि उनमें से 3 रोल तो उसी के पास हैं और फेरी यूजर मैनल है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और विल से कहता है कि वो अपना रिवॉर्ड मांगे। विल कहता है कि वो साउथ के डीमंस को हराने में उसकी मदद चाहता है, लेकिन एफल मना कर देता है क्योंकि वो एरिया काफी दूर है और वो अपने सोल्जर्स को वहाँ पर नहीं भेज सकता। तो विल कहता है कि वो अपने ही पैसों से मर्सनरीज को इकट्ठा करेगा और खुद इन डीमंस को हराने जाएगा। ये सुन के प्रिंस उसे घूरने लगता है और विल समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है। वो कहाँ से आया है किसी को नहीं पता और उसके ही टाउन में वो एक प्राइवेट आर्मी खड़ी करना चाहता है। तो वो कहता है कि वो ये सब कुछ ग्रेसफील्ड की तरफ से कर रहा है क्योंकि एक प्रीस्ट के तौर पर वो लोगों को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। तभी वहाँ पर बिशप आ जाता है। तुम अपनी सीमाएं लांघ रहे हो, बिना टेंपल की अथॉरिटी के पता हुए तुमने हमारे एक प्रीस्ट को कैसे बुलाया? एफल उसे बताता है कि विल ने एक प्राइवेट आर्मी बनाने की परमिशन मांगी है और वो उसे पैलेडिन बनाना चाहता है जिससे उन दोनों के पास उसकी जॉइंट कस्टडी होगी। ये सुन के बाद विल को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। रास्ते में मैनल की बाट के साथ बहस छिड़ जाती है। वहीं बाट की एक बेटी भी है जिसे उसने गोद लिया है और उसका नाम एना है। वो उसे बताती है कि भले ही उसका फादर खड़ूस लगता हो लेकिन वो दिल का अच्छा है। आगे विल बाट से टेंपल में मिलता है और उसे पता लगता है कि बाट कभी अपनी डिवाइन ग्रेस का यूज नहीं करता क्योंकि इस जगह की डेवलपमेंट के लिए उसे कभी किसी को डराना पड़ता है और कभी किसी को घूस देनी पड़ती है। और ये सब चीजें करता हुआ अगर वो अपनी डिवाइन ग्रेस का यूज करेगा ये उसके गॉड को अपवित्र करने जैसा होगा। ये सुन के विल के मन में भी उसके लिए इज्जत जागने लगती है। जिसके बाद बाट विल से कहता है कि वो उस जंगल को बचाने की जिद छोड़ दे, पर विल कहता है कि वो अपनी ओथ को पूरा कर रहेगा। उसकी डिवोशन को देखकर बाट भी हैरान हो जाता है और उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद विल एडवेंचरर्स को ढूंढने गिल्ड में जाता है जहाँ उसका नाम सुनकर सभी लोग उसके पास आने लगते हैं। पर जब उन्हें पता लगता है कि मिशन का रिवॉर्ड इतना कम है वो सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन उनमें से एक पार्टी विल के मिशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद प्रिंस उसे नाइट करता है और विल वहाँ का पैलेडिन बन जाता है। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ फॉरेस्ट को क्लियर करने लगता है और रास्ता साफ होते ही वो विलेजर्स को सप्लाईज पहुंचाने लगते हैं और उसकी मदद के लिए बार्ड ने काफी प्रीस्ट भी भेजे हैं। आगे कुछ महीनों तक विल और उसकी टीम फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स मारते रहते हैं और साथ ही वो विलेज की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे थे। एक दिन रे विल को बताता है कि काफी समय से एक स्काउट पार्टी वापस नहीं आई है। तो विल मैनल और रे की पार्टी के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि वो सभी लोग एक जायंट डीमन के पैर से दबे हुए थे। तभी उन्हें एक आदमी के वहां से भागने का निशान दिखता है और वो उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वो सब असल में एक मॉन्स्टर का जाल था और अब वो सभी लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। विल और मैनल अपने मैजिक से उन सब की पावर्स को बढ़ा देते हैं और वो सब उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। लेकिन उनकी फाइट के दौरान उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक काइमेरा था जो मैनल को अटैक करके नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर डार्क फायर से अटैक करने लगता है। विल उसे बचाने के लिए लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है, लेकिन एक स्नेक की वजह से वो मैजिक गलती से वो खुद पर ही गिरा लेता है। जिसके बाद विल ओवर ईटर का यूज करने लगता है और गुस्से में सभी मॉन्स्टर्स को काट रहा था। उन मॉन्स्टर्स को मारते मारते उसकी इंजरीज भी हील हो जाती हैं। वो गुस्से में पागल हो चुका था तो रे उसके पास आता है और कहता है कि वो जाकर मैनल को बचाए जो कि अभी भी जिंदा था और विल अपनी ग्रेस का यूज करके उसे हील कर देता है, पर ऐसा करते हुए वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद विलेज में उसे होश आता है तो रे उसे बताता है कि काइमेरा वहां से भाग चुका था तो वो लोग यहाँ पर आ गए। मैनल जिंदा है लेकिन अभी भी वो कोमा में है। तुम्हें उससे तब तक मिलने नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। बारिश में वो मैनल के रूम की तरफ जाने लगता है और उसे लगता है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है उसने बाकियों की ताकत को सही से नहीं आंका और उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। वो फिर से मैनल को हील करने लगता है और सोचता है कि अब से वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा और सबको अकेला ही बचाएगा। लेकिन विल के जाते ही मैनल को होश आ जाता है और वो समझ जाता है कि उसका दोस्त यहाँ पर था। वो विल के पीछे जाता है जो उसे बताता है कि वो अकेला उन मॉन्स्टर्स को हराने जा रहा है और उसे उन जैसे कमजोरों की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मैनल गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो विल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। विल अपने दोस्त को और परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहता था तो वो उसके हाथ को तोड़ देता है। उसे लगता है कि अब वो उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन तभी मैनल अपने मैजिक से खुद पर ही अटैक करने लगता है तो विल को अपने शरीर का यूज करके उसे बचाना पड़ता है। मैनल उसके पेट में लात मारता है और कहता है कि एक दोस्त के तौर पर उसे पुट्ठे काम करने से रोकना भी उसका ही काम है। विल उससे माफी मांगता है और मैनल कहता है कि वो जल्द ही इतना ताकतवर होगा कि वो उसके ऊपर बोझ ना बने। इसके बाद वो दोनों विलेज में जाते हैं और काइमेरा से लड़ने के लिए प्लान बनाने लगते हैं और अगले दिन उनका पूरा ग्रुप उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वैली में पहुंच जाता है जहां वो फायर एरोज का यूज करके उन पर अटैक करने लगते हैं और उनके रास्ते में जितने भी बीस्ट आ रहे थे उन सबको मार गिराते हैं। वहीं मैनल और विल सबसे पहले एक मोनेस्ट्री के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी विल कुछ सेंस करता है और अपने नलिफाइंग मैजिक का यूज करता है। वो देखते हैं कि काइमेरा इनविजिबल मैजिक का यूज करके उनके सामने ही था। उन्हें पता लगता है कि डिमोनिक रिचुअल्स की वजह से काइमेरा काफी समझदार है और उसका काम साउथ को तबाह रखना है ताकि ह्यूमंस वहां पर ना बच सके, ताकि डीमंस बिना किसी लड़ाई के उस सिटी पर कब्जा कर सके और अपने किंग को आजाद कर सके। काइमेरा विल पर अटैक करने की कोशिश
करता है, लेकिन विल उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने भाले को उसके सर पर दे मारता है। इसके बाद विल और मैनल मिलकर दोनों तरफ से उस काइमेरा के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे सारे सरों के बीच में कोऑर्डिनेशन छूट जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों उस काइमेरा के ऊपर अटैक करना जारी रखते हैं और विल उस काइमेरा के एक सर को खत्म कर देता है। लेकिन तभी वो काइमेरा डार्क मायाज्मा को रिलीज करता हुआ अपने साइज को बड़ा कर लेता है। विल मैनल से कहता है कि वो आगे अकेला ही लड़ेगा क्योंकि पॉइजन उसके ऊपर काम नहीं करता। वो अपनी शील्ड का यूज करके डार्क फ्लेम को काइमेरा के मुंह के अंदर ही बंद कर देता है और मैनल अपने मैजिक का यूज करके काइमेरा को हवा में उछाल देता है। इसका फायदा उठाकर विल एक और सर को मार देता है और हवा में उछलकर आखिरी सर को भी खत्म कर देता है। काइमेरा को हराने के बाद वो दोनों बॉस मॉन्स्टर को हराने आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रे वहां पर पहले से ही पहुंच रखा था और उसने बॉस को भी हरा दिया है। इसके बाद वो विलेज में वापस जाते हैं और मैनल विल को बताता है क्योंकि अब ये जगह सेफ है, यहाँ पर और लोग आने वाले हैं और वो जल्द ही बीस्टवुड का लॉर्ड बन जाएगा। है पर मैं क्यों लॉर्ड बनूंगा? अब एक गधे की दुम, तेरे पास डिवाइन ब्लेसिंग है, प्रिंस टेंपल दोनों तेरे साथ हैं और लोग भी तुझे पसंद करते हैं, तो लॉर्ड तू ही बनेगा ना। ये सुन के विल घबराने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अपने दोस्तों की मदद से वो ये भी कर ही लेगा। वो बीस्टवुड का लॉर्ड बन जाता है और अब 2 साल बीत चुके हैं और उसने उस एरिया को 2 साल में काफी ज्यादा समृद्ध बना दिया है। विल की उम्र अब 17 साल है और वो टॉर्चपोर्ट की कैपिटल सिटी में रहता है। ये वही सिटी है जो विल को अपने घर से निकलने के बाद सबसे पहले मिली थी। विल और मैनल शहर में टहल रहे थे, जहाँ विल उसे बताता है कि वो पेपर बनाकर बेचना चाहता है, जिससे उनके इलाके के प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जल्दी वहाँ पर सर्दियाँ आ जाती हैं और विल रूबीना के साथ घूमने जाता है। रूबीना उससे कहती है कि वो मेजेस की एकेडमी में उसे ले चले, पर विल कहता है कि वो तो फॉरबिडन लैंड्स में है और नॉन मैजिशियंस को वहाँ पर जाना भी अलाउड नहीं। लेकिन जब वो रूबीना का थोपड़ा देखता है वो पिघल जाता है। रूबीना को यकीन है कि उसके जैसा मैजिशियन उसे वहाँ तक तो पहुँचा ही देगा। लेकिन जब वो एकेडमी के जंगलों के पास पहुँचते हैं, विल देखता है कि चारों तरफ वहाँ पर मैजिकल वॉर्ड्स लगे हुए हैं, तो वो छुप कर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और कहता है कि वो सीधा मेन गेट से जाएंगे। लेकिन पूरे जंगल पर मैजिक कास्ट करा हुआ है, जिससे कोई भी अनजान व्यक्ति उस एकेडमी तक पहुंच ही नहीं सकता। आधे घंटे तक गोल गोल घूमने के बाद विल समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है और मैजिक कास्ट करके असली रास्ते को रिवील करता है। आगे जाने पर उसे एक पेड़ पर वार्निंग दिखती है जिस पर लिखा था कि सीखो या चले जाओ। ये देखकर रूबीना डर जाती है और कहती है कि उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि वॉन्डरिंग सेज भी छोटी उम्र में बिना अपने मास्टर की मदद के अंदर नहीं जा पाया था। लेकिन विल आगे बढ़ता है और वहाँ पर उन्हें एक बुढ़ा दिखता है। वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। अरे मैं तो बस एक बुढ़ा हूँ जिसे एकेडमी ने ग्राउंड को साफ करने के लिए रखा है। आप क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट करें क्योंकि सिर्फ मैजिशियन ही एकेडमी के अंदर जा सकते हैं। वो उन्हें कुछ खाने को देता है और विल से कहता है कि वो उसे मैजिक दिखाए क्योंकि उसने फार अवे पैलेडिन के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए या फालतू की चीजों के लिए मैजिक यूज नहीं कर सकता। अच्छा ऐसी बात है। असल में रात की बर्फबारी की वजह से सारी लकड़ियाँ गीली हो गई है, तो तुम मेरे लिए सूखी लड़कियाँ लकड़ियाँ बना सकते हो। लेकिन विल उससे भी तेज था और वो लकड़ियों को उठाकर जलती हुई आग के पास सुखाने लगता है। ये देख के वो इम्प्रेस हो जाता है और उन दोनों का इंटरव्यू लेने लगता है। रूबीना कहती है कि मैजिक का यूज लोगों के लिए खुशियां बनाने के लिए करना चाहिए और विल हमेशा ही लोगों की मदद करने के लिए ही उसका यूज करता है। लगता है तुम मैजिक एकेडमी देखने लायक हो। जिसके बाद वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है और विल देखता है कि वो एकेडमी के गेट पर ही बैठे थे और वो बुढ़ा असल में एकेडमी का एक प्रोफेसर है और उसका नाम हिरम है। साथ ही वो जंगलों का इंचार्ज भी है। जिसके बाद वो उन दोनों को एकेडमी का टूर देने लगता है और लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाता है क्योंकि रूबीना वही देखना चाहती थी। तुम दोनों इस फ्लोर की किसी भी बुक को पढ़ सकते हो। रूबीना 2 बुक्स को लेकर आती है, जिसमें से पहली बुक में एकेडमी से ग्रेजुएट हुए लोगों की लिस्ट थी और दूसरी में आसपास के एरिया की हिस्ट्री। शाम तक बुक पढ़ने के बाद वो विल के साथ वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में विल उससे पूछता है कि वो उन बुक्स को क्यों पढ़ रही थी। रूबीना बताती है कि एक बार वो बहुत सुंदर मैजिशियन के साथ घूमी थी और उसे बहुत मजा आया था, लेकिन मंजिल अलग होने की वजह से उनके रास्ते अलग हो गए। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उसने सुना कि उसकी दोस्त ने एक टाउन को डीमन से बचाते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन उसके बारे में डिटेल में किसी को नहीं पता है। इसलिए वो उस इंसिडेंट के बारे में और जानना चाहती है ताकि वो उसके ऊपर सॉन्ग लिख सके और पूरी दुनिया को अपनी दोस्त की बहादुरी की कहानियां सुनाए। विल कहता है कि जब वो गाने को खत्म करेगी वो उसके लिए भी गाए और उम्मीद करता है कि उसकी मौत के बाद भी उसकी कहानियां गानों के जरिए जिंदा रहेंगी। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं और विल को रिपोर्ट मिलती है कि सर्दियों के फूल गर्मी में उगने लगे हैं। ये चीज प्रिंस को भी काफी अजीब लगती है, जो विल को इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देता है और जंगल में उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स मरे हुए मिलते हैं। जिसके बाद वो अपने गियर को पहनकर फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। मैनल बताता है कि बीस्टवुड के जंगलों को 2 एंशिएंट ट्रीज रूल करती हैं। लॉर्ड ऑफ ओक सर्दियों में रूल करता है और लॉर्ड ऑफ हॉली गर्मियों में, और सीजन बदलने से पहले वो अपनी अथॉरिटीज को चेंज कर लेते हैं, जो कि कुछ दिन पहले ही थी। जिसके बाद वो ओक के पास जाते हैं। मैनल उससे पूछता है कि उसने अपने जुड़वा भाई हॉली को अभी तक अथॉरिटी क्यों नहीं दी। ओक कहता है कि वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैनल कहता है
कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा फॉरेस्ट बर्बाद हो जाएगा, तो वो अथॉरिटी उसे दे दे, वो खुद हॉली को ट्रांसफर कर देगा। तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते, उससे तुम्हारी आत्मा 1 महीने में तबाह हो जाएगी। लेकिन मैनल कहता है कि तब तक वो अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन इससे पहले ओक उसे टेस्ट करने के लिए भेज देता है और विल वहीं रुककर मैनल का इंतजार करने लगता है। जिसके कुछ समय बाद थोड़ी टूटी फूटी हालत में मैनल वापस आता है और अपने हाथ पर रॉयल अथॉरिटी का निशान दिखाता है और वो दोनों हॉली ट्री को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन उनके रास्ते में 2 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन्हें एक एक करके वो दोनों ही मार गिराते हैं और अंदर जाने पर उन्हें एक पेड़ दिखता है जो कि चारों तरफ से धुएं से घिरा हुआ था। मैनल कहता है कि ये हॉली है जो कि गर्मियों में जंगल पर राज करता है। वहां जाने पर उन्हें एक डीमन जनरल दिखता है जिसने मैनल और विल दोनों की कहानियां सुनी है और वो उन दोनों को मारकर और फेमस होना चाहता है। वो अपने डिमोनिक बीस्ट को उनके चारों तरफ समन कर लेता है, लेकिन तभी मैनल अथॉरिटी को हॉली को ट्रांसफर करने लगता है और राज करने की ताकत आते ही वो अपनी जड़ों का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है और जमीन के अंदर घुसा लेता है। जनरल मैजिक से अटैक करने लगता है, लेकिन विल उसे रोक देता है जिसकी वजह से उसके हाथ में ही धमाका हो जाता है। जिसके बाद विल उसके ऊपर अटैक करने लगता है और वो जनरल उसके सामने नहीं टिक पाता। विल अपने भाले को उसके सर में घुसाकर उसे वहीं पर मार डालता है। हॉली उसे और फॉरेस्ट को बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और आसपास पेड़ों को फिर से हरा भरा कर देता है, जिससे पूरा जंगल फिर से ठीक हो जाता है। मैनल, तुमने अथॉरिटी कुछ समय के लिए ली थी, इसकी वजह से एक दिन तुम भी इस जंगल के राजा बन जाओगे और हमारी तरह एक पेड़ में बदल जाओगे। लेकिन तुम चाहो तो मना कर सकते हो, पर मैं चाहूंगा कि तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। वेल, पश्चिम की तरफ से एक भयंकर आग आने वाली है जो इतनी ज्यादा फैल सकती है जिससे सारी जमीन जल जाएगी। जिसके बाद वो विल को लॉर्ड ऑफ हेलफायर और मायाज़मा के बारे में बताता है, क्योंकि पैलाडिन का सामना उन दोनों से जल्द ही होगा। इसके बाद प्रिंस और बिशप के साथ वो दोनों बैठे हुए थे और सारी चीजें उन्हें बता देते हैं। बार्ट बताता है कि रस्ट माउंटेन डॉव्स के किंगडम का कैपिटल हुआ करता था, जहाँ पर डीमंस ने कब्जा कर लिया, जो कि अभी भी वहाँ पर रहते हैं। ये सुनकर विल खुश हो जाता है क्योंकि वो बिना खुद को रोके पूरी ताकत से वहाँ पर लड़ सकता है। लेकिन प्रिंस उसे कहता है कि जाने से पहले उसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। तो वो सबसे पहले रूबीना के पास जाते हैं जो उन्हें बताती है कि 200 साल पहले उस जगह का नाम आयरन माउंटेन्स था और जब डीमंस ने उनके ऊपर अटैक किया डॉव्स उनसे लड़ने लगे, जिसकी वजह से लगभग सबकी मौत हो गई और वो पूरा पहाड़ खून से लाल हो चुका था और लोहे के जंग खाने की वजह से वो अभी भी लाल ही दिखता है। और जो डॉव्स वहाँ से बचकर निकले उन्हें भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा और अब उनकी तादाद काफी कम है। तो विल टॉर्च पोर्ट के डॉव से बात करने के लिए निकल जाता है और टेम्परेरी अथॉरिटी लेने की वजह से मैनल को जंगल के एक शॉर्टकट का पता लगता है। विल कहता है कि 1-2 दशक फ्यूचर में उसे अपना डिसीजन लेना होगा, पर तब तक तो वो मर चुका होगा। मैनल कहता है कि वो कम से कम उसके परपोते तो देखना ही चाहेगा। वहीं जिस सफर में उन्हें कई दिन लगने वाले थे वो घंटों में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो एंटोनियो से बात करते हैं और विल उनसे डॉव्स के बारे में पूछता है जो 6 महीने पहले यहाँ पर आए थे। एंटोनियो कहता है कि वो पहले घबराए हुए थे, लेकिन अब वो अच्छी तरह से सेटल हो चुके हैं और शायद उनका लीडर रस्ट माउंटेन के बारे में कुछ जानता होगा। विल याद करता है जब गस ने उसे फे के बारे में बताया था, वो फॉरेस्ट के लॉर्ड्स की तरह रह सकते हैं या फिर इंसानों की तरह। फे जो कि गॉडेस ऑफ विंड को फॉलो करते हैं वो एल्व्स बन गए और जिन्होंने गॉड ऑफ फायर और क्राफ्ट को फॉलो किया वो डॉव्स कमाल के कारीगर और बहुत बहादुर वॉरियर्स होते थे और ब्लड भी उनकी इज्जत करता है। अगले दिन जब वो मैनल के साथ ट्रेन कर रहा था वो नोटिस करता है कि कोई छुप कर उन्हें देख रहा है, लेकिन जैसा विल ने उनके बारे में सुना है ये डॉर्फ बिल्कुल भी वैसा नहीं था और जैसे ही थोड़ा गुस्से में मैनल उससे बात करता है वो डर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो डॉव्स के इलाके में जाता है जहाँ सभी लोग काम पर लगे हुए थे। वो डॉव्स के लीडर एग्नार से मिलने जाता है जो कि अपने अंकल ग्रैंडियर के साथ था। विल उनसे पूछता है कि वो बीस्टवुड में क्यों आए हैं। हम यहाँ पर मरने आए हैं। एग्नार बताता है कि वो आयरन माउंटेन्स के लास्ट सर्वाइवर्स में से एक है, इसलिए वो इतने दुखी रहते हैं। ग्रैंडियर कहता है कि वो हमेशा अपने घर को याद करता रहता है और उसने उसे वापस पाने के सपने देखे थे, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो विल से कहता है कि वो नए जनरेशंस के डॉव्स का अच्छे से ध्यान रखे। मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें हमेशा सेफ और खुश रखूंगा। ग्रैंडियर उसका शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि 200 साल पहले डॉव्स का एक बहुत महान और ताकतवर राजा था जिसके राज में उनका देश बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक डीमन का मैसेंजर आता है जो उनसे कहता है कि वो उनकी साइड को ज्वाइन कर लें, लेकिन किंग ने उसकी गर्दन ही काट दी और कहा कि वो कभी भी उनके साथ नहीं होंगे। पर मरते हुए उस डीमन ने उनसे कहा था कि एक ड्रैगन आकर उनके देश को खत्म कर देगा। तो किंग ने सभी वॉरियर्स को लड़ाई के लिए तैयार कर दिया। जो भी यहाँ लड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, तो अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। पर किंग कहता है कि जो भी वॉरियर्स नहीं है उन्हें यहाँ से चला जाना चाहिए ताकि वो एक दिन वापस आकर उनके दुश्मनों को हरा सके। उस वक्त
ग्रैंडियर बस एक नया गार्ड था, तो वो अपने किंग के साथ नहीं लड़ सका और सिविलियंस को बाहर जाने में मदद करने लगा, लेकिन उनके रास्ते इतने खतरनाक थे कि कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद विल वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि दोनों चेडियों के बीच में लड़ाई चल रही है और वो डॉर्फ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उल्टा साथ में मिलकर उसे ही पीटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो विल को देखते हैं, डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना पैसे भी पीछे ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और विल के पूछने पर वो अपना नाम लू बताता है। इसके बाद एक लड़की आकर बताती है कि उसके फादर इस इन के ओनर हैं, पर क्योंकि वो बीमार हैं तो उसे ये चलाना पड़ रहा है, तो विल उसके फादर को हील कर देता है। इसके बाद विल जब वहां से जाने लगता है, वो देखता है कि लू ने दरवाजे को ठीक भी कर दिया है, जो देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। जब वो खाना खा रहे थे, लू उससे बताता है कि वो डॉर्फ्स का प्रिंस है, लेकिन वो हमेशा डरा हुआ और खुद को यूजलेस समझता है। बिल्कुल नहीं, तुम काफी बहादुर हो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मेरे पास आ सकते हो। क्या तुम मुझे एक बहादुर वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दे सकते हो? खाने के बाद विल उसे छोड़ने जाता है, जहाँ के डॉर्फ्स कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थे और उसे कहने लगते हैं कि वो दोबारा किसी को बताए अकेला कहीं ना जाए। तभी विल कहता है कि वो चाहता है कि लू उसकी पार्टी को ज्वाइन करे। ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इसका मतलब था कि उनका प्रिंस अब खतरे में जाएगा और वो उससे विल को मना करने के लिए कहते हैं। पर लू कहता है कि वो पैलेडिन के साथ जाना चाहता है और अपने एंसेस्टर्स की तरह बहादुर योद्धा बनना चाहता है। जिसके बाद वो विल के सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि वो उसे सर्व करेगा। विल बाकियों से पूछता है कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं। गिलरस कहता है कि वो उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं और वो इसके बारे में ग्रैंडियर को बाद में बताएगा। जिसके बाद विल लू से कहता है कि वो उसके सारे खर्चे उठाएगा, रहना खाना पीना सब कुछ। और अगले दिन वो लू की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और छोटे पैर होने के बावजूद भी वो विल के साथ दौड़ रहा था। जिसके बाद वो उससे पुलअप्स कराता है और रेस्ट करने के बाद उसे मैनल के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर वो डरा हुआ था, लेकिन मैनल कल की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। जिसके बाद शाम को विल लू के साथ रेसलिंग कर रहा था और लू पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी विल को हिला भी नहीं पाता और वो उसे उठाकर नीचे पटक देता है, लेकिन ये देखकर लू खुश हो जाता है। क्या आप ये मुझे भी सिखा सकते हैं? इसके बाद विल को बिशप का एक लेटर मिलता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि आयरन माउंटेन्स में जो ड्रैगन रहता है उसका नाम वैलेस सर का है। कहा जाता है कि एंशिएंट ड्रैगन्स ताकत में सिर्फ गॉड से ही पीछे हैं और गॉड्स के एको भी उनके सामने नहीं टिक सकते। आखिर मैं कैसे क्रीचर को हराऊंगा कैसे? तभी उसे बाहर से आवाज आने लगती है और वो देखता है कि लू और मैनल साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जहाँ लू जब भी हिट करता था वो बड़ा घबराया हुआ होता था। क्या है बे डरपोक टिंगू, इतनी ताकत है तुझमें? जिसके बाद फाइनली लू अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और मैनल की ट्रेनिंग के तरीके को देखकर विल भी इम्प्रेस हो जाता है। इसके कुछ देर बाद रे अपने मिशन से वापस आता है। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। तभी उसकी नजर लू पर जाती है। तुम 80 साल की बुढ़िया जैसे क्यों खड़े हो? पोस्टर ठीक करो अपना। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और अब तक पहाड़ों से किसी भी कैलामिटी के आने का कोई नामो निशान नहीं है और अब लू पहले से काफी बेहतर हो चुका है। तभी वहाँ पर एना आती है और बताती है कि फॉरेस्ट में अनडेड देखे गए हैं, तो इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए विल अपने साथ लू को लेकर जाता है। वो दोनों जब पिलर माउंट पर पहुंचते हैं, उनके चारों तरफ धुंध आ जाती है। तभी लू को अपने सामने बड़ा सा आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन पास जाने पर उन्हें पता लगता है कि वो बस एक स्केयरक्रो था। यहाँ पर जितने भी लोग दफनाए गए थे, विल उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। क्या सारे अनडेड इन कब्रों में से बाहर निकले थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्हें सही तरीके से दफनाया जाता है वो अनडेड नहीं बनते। इसके बाद वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं और विल को लगता है कि जो लोगों ने अनडेड देखा था वो धुंध की वजह से उनकी इमेजिनेशन होगी। वहीं रास्ते में उन्हें एक खुफिया रास्ता दिखता है और दरवाजा खोलने पर अंदर एक बड़ी सी गुफा थी। अंदर जाने पर उन्हें एक रूम दिखता है जहाँ पर काफी सारी ग्रेव्स थी। तभी उन्हें एक डरावना सा ऑरा फील होता है, जिससे विल भी डर जाता है और ध्यान से देखने पर विल समझ जाता है कि उसके सामने कौन है। विल, काफी समय बाद मिल रहे हैं हम। स्टैग्नेट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर एको के तौर पर नहीं, मैसेंजर की तरह आया हूँ। तुम्हारे साथ लड़ाई के बाद मैं इस दुनिया में आगे कई सालों तक अपने एको को नहीं भेज सकता। विल समझ जाता है कि जो एरिया में अनडेड दिखे थे वो स्टैग्नेट की ही करनी थी, ताकि वो उसे यहाँ पर लेकर आ सके। फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर बदला लेने नहीं, सिर्फ एक मैसेज देने आया हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे माफ कर दो। जो एको मैंने पिछली बार भेजा था वो नया था, इसलिए वो काफी इमोशनल हो गया। उसकी हरकतों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम बकवास करना बंद करोगे? मेन बात पर आओ। तो स्टैग्नेट उसे एक भयंकर से ड्रैगन की विजन दिखाता है, जिसे देखकर डर के मारे विल अपने घुटनों पर आ जाता है। तुम्हें जल्दी उस ड्रैगन से लड़ना होगा जिसमें तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो अगर जीना चाहते हो तो उस लड़ाई से पीछे हट जाओ, और अगर तुम्हें केवल गॉड पर भरोसा नहीं है तो ग्रेस फील से पूछ लो। आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे ह्यूमंस पसंद हैं, खासकर हीरोज। मैं नहीं चाहता कि उनकी मौत ऐसे ही बेकार में हो जाए। स्टैग्नेट बताता है कि गॉड्स की वॉर के दौरान वो वैलेसर का ड्रैगन से मिला था, जहाँ सभी लोग किसी वजह के लिए लड़ रहे थे। वैलेसर का सिर्फ अपने मजे के लिए लड़ रहा था। उसने एक मर्सनरी की तरह वॉर को ज्वाइन किया था। वॉर खत्म होने के बाद सभी गॉड्स चले गए, लेकिन वो यहीं पर रुक गया और उसे आखिरी बार डीमंस ने हायर किया था आयरन माउंटेन को जीतने के लिए। लेकिन वो इतनी बुरी तरह से घायल हुआ था कि उसे रिकवर होने के लिए 200 साल तक सोना पड़ा। ये सब सुन के लू अपने एंसेस्टर्स के बारे
में और जानना चाहता है तो स्टैगनेट उसे हंसता हुआ बताता है कि उसे अपने एंसेस्टर्स पर गर्व होना चाहिए क्योंकि लास्ट किंग ने उस ड्रैगन की आंख बाहर निकाल ली थी। तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है और स्टैगनेट कहता है कि ये ड्रैगन की दहाड़ है। जिसके बाद विल और लू पिलर माउंट के पास जाते हैं जहाँ पर डीमंस भरे हुए हैं और थोड़ी देर में ही वो वहाँ मौजूद सभी डीमंस को मार गिराते हैं। तभी उन्हें फिर से ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देती है और स्टैगनेट बताता है कि उसकी चीख की वजह से कई तरह के क्रीचर्स डर के मारे पागल हो जाते हैं। तभी एक जायंट क्रीचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और विल कहता है कि वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए रोकेगा। विल उस जायंट के अटैक को ब्लॉक करता है जिसके बाद वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद विल अपनी ब्लेसिंग से उसके दिमाग को शांत कर देता है और होश में आने के बाद वो जायंट उसका शुक्रिया अदा करता है। स्टैगनेट विल की तारीफ करता है लेकिन कहता है कि वो अब भी उस एंशिएंट ड्रैगन से बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसे अभी यहाँ से चला जाना चाहिए और ट्रेन करना चाहिए ताकि वो उसे हराने जितना ताकतवर हो सके। तो जितने भी लोग वो मरने देगा वो उनसे ज्यादा को ही बचाएगा। जिसके बाद वो दोनों अपने टाउन में वापस आते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि ड्रैगन के दहाड़ की वजह से सिटी के आसपास मॉन्स्टर्स तबाही मचाने लगे हैं और सब कुछ शांत करने में उन्हें शाम हो जाती है। जहाँ विल के पास फिर से एक बिशप का लेटर आता है जिसमें वो बताता है कि ड्रैगन्स के पास हाई रैंकिंग डीमंस को सेंस किया गया है और अगर विल सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता है तो वो समझदारी होगी ना कि कायरता। विल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो गॉडेस से प्रार्थना करता है कि वो उसे रास्ता दिखाए लेकिन ग्रेसफील कोई जवाब नहीं देती। तभी उसे बाहर डॉर्व्स दिखते हैं जो कि पैलेडिन के साथ उस ड्रैगन को मारने जाना चाहते हैं। आप लोग पागल हो गए हो क्या? आप सबके सब बुढ़े हो, कोई भी ड्रैगन के सामने नहीं टिक पाएगा। तभी ग्रैंडियर सामने आता है और कहता है कि वो ये सब जानते हैं, वो बस ड्रैगन से लड़ते हुए एक योद्धा की तरह मरना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सालों तक ये शर्मनाक जिंदगी जी ली है और अब वो अपने राजा की तरह लड़ते हुए मरेंगे। ये सुन के लू को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडियर को भी नीचे पटक देता है। ये देखकर सभी ड्वार्फ्स उस पर अटैक करने लगते हैं लेकिन लू उन सबको हरा देता है। आप सभी लोग बूढ़े हैं जो सिर्फ मरना चाहते हैं, आप तो जीतने के बारे में सोच भी नहीं रहे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, विल जल्दी अपना डिसीजन लेंगे और अगर वो लड़ने को कहेंगे तो मैं आप सबके साथ उस ड्रैगन से लड़ने जाऊंगा। ये मेरा आपके प्रिंस के तौर पर वादा है। ये सब सुनकर विल नीचे आता है और उन्हें बताता है कि वो उस ड्रैगन को मार देगा। ये सुन के सभी लोग उसके साथ आ जाते हैं और गिलरस कहता है कि वो उन्हें गाइड करेगा। तभी वहाँ पर रे भी आता है और कहता है कि वो भी ड्रैगन को हंट करने उनके साथ जाएगा। विल कहता है कि वो 5 लोग उस ड्रैगन को नहीं हरा पाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी वो सब विल के साथ जाने को तैयार हैं और अगले दिन से वो सब लोग ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और उसके पास रूबीना आती है जो कहती है कि उसके ड्रैगन हराने की स्टोरी वही लिखेगी, फिक्र मत करो, सबसे पहले वो कहानी मैं तुम्हें ही बताऊंगा। तभी वहाँ पर एंटोनियो आता है और बताता है कि उसने मिशन के लिए सप्लाईज को इकट्ठा कर लिया है और पूछता है कि उसे और कुछ चाहिए, जिस पे विल हाँ कहता है और उससे एक बड़ी सी चीज मांगता है। उस रात को गॉडेस ग्रेसफील उसके सपने में आती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी मौत हो, पर विल कहता है कि उसे एंशिएंट ड्रैगन जैसी बुराई को वो खत्म करने से पीछे नहीं हट सकता। तो गॉडेस उसे ब्लेस करती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अगले दिन सभी लोग अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं और एंटोनियो बताता है कि जो उसने कहा था वो तैयार है। जाने से पहले रे और एना अपने प्यार का इजहार करते हैं और मैनल रूबीना से कहता है कि वो उसे सारी कहानियां सुनाएगा। जिसके बाद सभी लोग बोट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में रे की पार्टी मिलती है जो कि उनकी बोट को आगे ले जाते हैं। हमने बोट को इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रस्ट माउंटेन की एंट्री पर डीमंस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब रे की पार्टी उनका आगे से ध्यान भटकाएगी हम पीछे के गेट से जाकर उन पर अटैक कर देंगे। और विल ने एक छोटी बोट पहले से ही तैयार कर रखी थी और यही उसने एंटोनियो को कहा था। मैनल विंड फेरीज की पावर्स का यूज करके बोट को जल्दी से आगे बढ़ाने लगता है लेकिन रास्ते में उन्हें डेड सिटी से गुजरना होगा जहाँ पर हाई किंग को सील किया गया है और जहाँ पर अनडेड क्रीचर्स भरे हुए हैं। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि विल बहुत बहादुर है। असल में मैं उसी सिटी में पला बड़ा हूँ और मुझे 3 लेजेंडरी हीरोज ने बड़ा किया था और हाँ मैं स्टैगनेट के एक्को से भी लड़ा हूँ। ये सुन के पूरे रास्ते मैनल मुंह फुलाकर बैठा होता है क्योंकि विल ने उसे ये सब पहले कभी नहीं बताया। सिटी तक पहुंचते ही वो चारों तरफ से धुंध से घिर जाते हैं और विल बताता है कि ये गस का मैजिक है ताकि वो बाहर के लोगों को यहाँ से दूर रख सके और वो मैजिक को डिकोड करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग बोट पर उतर जाते हैं और मैनल अपने घर की तरफ जाने लगता है। सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास जाता है और फिर टेम्पल में गस से मिलने जाता है लेकिन वहाँ भी उसे गस नहीं दिखता और विल को लगने लगता है कि शायद गस पास ऑन कर चुका है। लेकिन जैसे ही वो दुखी होकर मुड़ता है गस जोर से उसके मुंह पर चिल्लाता है जिससे विल डर जाता है। वो अपने दद्दू को देखकर बड़ा खुश था। हाँ वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने पैसे कमाए कि नहीं? इतने साल बाद मिलने के बाद ये सवाल कौन पूछता है? मैं फेमस पैलेडिन बन चुका हूँ और बीस्टवुड का लॉर्ड भी। ये सुन के गस खुश हो जाता है लेकिन जब उसे पता लगता है कि वो सिंगल भी है और वर्जिन भी, वो उससे पूछता है कि एडवेंचर्स के दौरान उसे सुंदर कुड़ियां मिली कि नहीं। अरे कहाँ सुंदर कुड़ियां, बस लड़के मिल रहे हैं। जो सुनकर गस हंसने लगता है। इसके बाद विल अपने दोस्तों को टेंपल में लेकर आता है और बताता है कि वो ड्रैगन से लड़ने जा रहा है। ये सुन के गस गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो ड्रैगन को नहीं हरा सकते, ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो वैलेसरका को अपनी तरफ कर सके। तभी ग्लैरिस उसके सामने आता है और बताता है कि
उसने ब्लड और मैरी के साथ एक बार उसकी जिंदगी बचाई थी। इसके बाद विल अपने रूम में जाता है जहाँ उसे अपना बचपन याद आने लगता है, जिसके बाद वो गस से मिलने जाता है ताकि वो उस ड्रैगन के बारे में और चीजें पता कर सके। गस बताता है कि वो उससे कभी नहीं मिला, अगर मिला होता तो वो उसे डीमंस की साइड को छोड़कर ह्यूमंस की साइड पर आने को कहता। अगर तुम उस ड्रैगन को हराना चाहते हो तो तुम्हें उसके पुराने जख्मों पर निशाना लगाना होगा, क्योंकि उसके स्किल्स बहुत मजबूत हैं और उसका मैजिक बहुत हाई लेवल का है और जायंट होने के बावजूद भी वो बहुत तेज है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि जिस इक्विपमेंट के साथ वो लोग हाई किंग से लड़े थे वो अभी भी सिटी में है और वो चाहता है कि वो और उसके दोस्त उन्हें यूज करें। गस उन्हें एक वर्कशॉप में लेकर जाता है जहाँ एक सीक्रेट दरवाजे से जाने के बाद उन्हें एक अंडरग्राउंड आर्मरी दिखती है। गस उनसे कहता है कि वो जो चाहे ले सकते हैं। रे कहता है कि गस उसकी तलवार में थोड़े मैजिक वर्ड्स डाल दे। वहीं मैनल एक बो को चुनता है जो कि एक लेजेंडरी एल्फ वॉरियर का था और गस कहता है कि मैनल उसी वॉरियर का एक वंशज है। सभी लोग अपने अपने वेपन्स चुन लेते हैं। आगे वे लू को अपने फादर का डैगर देता है और शाम को मैनल एक शिकार पकड़ कर लेकर आता है, लेकिन रे और गिलरस गुस्से में थे। अरे फिक्र मत करो, तुमसे मछली नहीं पकड़ी गई तो क्या हुआ, तुमने गलती से हिरन को पकड़ लिया और कुछ नहीं। वैसे तुमने इस हिरन को कैसे पकड़ा? मैं अपनी प्रेजेंस को छुपाकर उसके पास गया और बस तीर मारी, कहानी खत्म। तुम बस लकी हो गए और कुछ भी नहीं। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। वेल, तुम्हारी बहादुरी तुम्हारे लिए श्राप भी बन सकती है, क्योंकि ताकतवर होने का मतलब है कि ऐसे भी मौके आएंगे जब तुम लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते, चाहे इसका मतलब तुम्हारी मौत क्यों ना हो। दूसरी तरफ मैरी विल के पास आती है और उसे बताती है कि ह्यूमंस को टच करने में कैसा लगता है, क्योंकि वो आगे जाकर दोस्त बनाएगा जो कि उन तीनों जैसे बिल्कुल नहीं दिखेंगे। रात को विल अपने माँ बाप के ग्रेव पर जाता है और उन्हें बताता है कि उसने कई दोस्त बनाए हैं और उन दोनों की सीख की वजह से ही वो यहाँ तक पहुँच पाया है। और अगले दिन वो अपनी पार्टी के साथ वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में गैलरस उसे बताता है कि आयरन माउंटेन के वेस्ट साइड में एल्व्स की एक कंट्री हुआ करती थी जिसका नाम लॉथ डोर था और गैलरस को लगता है कि शायद वो भी जिंदा बच गए होंगे, लेकिन आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि वो पूरी जगह बंजर हो चुकी है। और मैनल कहता है कि अगर एल्व्स ने खुद को जंगल में छुपा लिया होगा तो डीमंस भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए होंगे, इसलिए उन्होंने पूरे जंगल पर ही कर्स कर दिया होगा। तभी पानी के अंदर से उनके ऊपर एक सांप अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे सांप थे। मैनल मैजिक का यूज करके बोट की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ फेरिस की ताकत बहुत कम थी। तभी एक सांप आकर विल को पानी में खींच लेता है, जहाँ सारे सांप उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं, लेकिन एक सांप को काटकर विल वापस से पानी के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद विल एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जिससे एक झटके में ही पानी के सारे सांप मर जाते हैं। वहीं सांपों को देखने के लिए विल ने पहले एक क्लेंजिंग ब्लेसिंग का यूज किया था, जिससे पूरी नदी साफ हो चुकी है और उन्हें पता लग जाता है कि वो कहाँ पर हैं और उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पर फेरीज की पावर बहुत कम थी, तो वो सारे मिलकर चप्पू चलाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें काफी सारे एल्व्स दिखते हैं जो अपनी नफरत की वजह से अनडेड में बदल चुके हैं। तो विल उन सबके लिए प्रे करता है ताकि वो सारी सोल्स पास ऑन कर सकें। वो सारे एल्व्स विल का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये सुनते ही मैनल बोट की स्पीड को बढ़ा देता है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जब एक एल्फ कहता है कि तुमसे थोड़ी देर में मिलूंगा उसका मतलब 1 साल होता है। तो अगर वो कह रही थी कि जल्दी से जल्दी हमें जाना है तो इसका मतलब तुम समझ ही सकते हो। तभी उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है और मैनल वाटर फेरीज का यूज करके पानी पर दौड़ता हुआ वहां जाने लगता है। इसके बाद बाकी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि मैनल एक बड़े से मॉन्स्टर से एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो हाइड्रा अपने सर को फिर से उगाने लगता है तो विल फायर एरो से उस पर अटैक कर देता है। विल सभी को आगे जाने को कहता है और जब वो उस हाइड्रा के सर को काट रहे थे विल अपने फायर एरो से उन पर अटैक करने लगता है ताकि वो खुद को रीजनरेट ना कर पाए। जिसके बाद लू भी हाइड्रा के आखिरी सर को काट देता है, लेकिन गैलरिस कहता है कि वो सावधान रहे क्योंकि इसका जहर बहुत खतरनाक है और सर कटने के बाद भी ये पूरी तरह से नहीं मरा है। वहीं इस लड़की को हाइड्रा ने काटा था तो विल उसे हील करने जाता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि हाइड्रा के जहर को कोई नहीं रोक सकता। अगर ये मना करेगी तो मेरी ब्लेसिंग काम नहीं करेगी। लेकिन मैनल उसे समझाता है कि विल कोई आम प्रीस्ट नहीं है और वो उसकी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करे। जिसके बाद विल उसे हील कर देता है और वो सभी बोट पर बैठकर आगे बढ़ जाते हैं और वो लड़की अपना नाम डैनी बताती है और उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। आगे बढ़ते बढ़ते फॉरेस्ट की हालत और भी बुरी दिखने लगती है और डैनी बताती है कि ये उस इविल ड्रैगन के मायास्मा की वजह से है, जिससे जंगल धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। तभी उन्हें फिर से ड्रैगन की चीख सुनाई देती है। वहीं उन्हें समझ नहीं आता कि ड्रैगन तो माउंटेन पर है तो उसका मायास्मा यहाँ तक कैसे आ रहा है। तो डैनी बताती है जो डॉर्फ्स ने टनल बनाए थे उसका मायास्मा उसके थ्रू पूरे जंगल में फैल रहा है। आगे वो डैनी के गाँव में पहुंच जाते हैं। इस इलाके में फेरीज की पावर कम हो गई है, जिसकी वजह से पानी, हवा और खाना सब कुछ जहरीला हो चुका है और डैनी उन सभी हीरोज का लॉथ डोर में स्वागत करती है। जिसके बाद वो विलेज के एल्डर्स के पास जाते हैं। आप लोग जो ज्यादा बीमार है उन्हें मेरे पास लेकर आए, मैं उन्हें हील कर दूंगा। लेकिन एल्डर्स को नहीं लगता कि उन्हें ऐसे ही किसी अनजान के पास अपने लोगों को लाना चाहिए। लेकिन तभी विल एक एल्डर की खांसी ठीक कर देता है। जो भी ज्यादा बीमार है उसे मेरे पास लेकर आओ और जो यहाँ नहीं आ सकता मैं उनके पास खुद जाऊंगा। लेकिन इतने सारे लोगों को हील करना काफी मुश्किल होता है। अगर 100-200 ही है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद विल एक एक करके
करके वहाँ पर सारे लोगों को हील करने लगता है और कई सालों बाद उस विलेज के लोग हंस रहे थे। इसके बाद स्टैग्नेट फिर से उसके पास आता है। मैं अभी भी तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए और अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। पर मैं अगर चला गया तो सारे डॉर्फ्स मारे जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो ह्यूमन सेल्स हजारों की संख्या में लोग मरेंगे और उन्हें बचाने के लिए तुम नहीं होगे। वहीं लोगों की तकलीफों की वजह से कई सारे वॉरियर्स और गॉड्स के फॉलोअर्स तुम्हें फॉलो करेंगे, जिनके तुम लीडर बन सकते हो, और इससे तुम्हारी गॉडेस के फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे और शायद तब तुम उस ड्रैगन को हरा सको। लेकिन विल फिर से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो पीछे हट गया तो उसका गॉडेस में विश्वास भी टूट जाएगा और यही स्टैग्नेट चाहता है ताकि वो उसकी तरफ आ जाए। तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम्हें मेरी तरफ आ जाना चाहिए। मेरे पैलेडिन बनो, हम साथ में मिलकर उस ड्रैगन को हरा देंगे, फिर सभी गॉड्स को और इस पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा। माफ करना, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारा दुश्मन ही रहूंगा। जिसके बाद स्टैग्नेट वहाँ से चला जाता है और कहता है कि उस ड्रैगन के हाथों उसकी मौत होने वाली है। अगली सुबह विल के सामने वो दोनों झगड़ रहे थे, अरे प्रेमियों का झगड़ा। लेकिन ये सुनकर वो दोनों ही भड़क जाते हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। असल में डैनी नहीं चाहती थी कि वो लोग बीस्ट से भी लड़े क्योंकि वो खुद ड्रैगन से लड़ने जा रहे हैं और वो मॉन्स्टर्स एल्व्स की प्रॉब्लम है, ना कि उन सब की। पर विल उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता और सबको बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है और कोई ऑप्शन ना देखकर डैनी भी सबसे स्किल्ड वॉरियर्स को लेकर उनके साथ चलती है और थोड़ी देर में ही काफी सारी डीमन बीस्ट्स उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं उस मौत का शरीर पॉइजनस था तो मैनल विंड मैजिक से उसे हटा देता है, जिसके बाद मैनल अपने लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट की पावर्स का यूज करके पूरे जंगल को फिर से हरा भरा कर देता है। वहीं इतने बदलाव की वजह से अब डीमंस और उस ड्रैगन को भी उनके बारे में पता लग जाएगा तो विल उन्हें वो टनल दिखाने को कहता है जो उन्हें सीधा उस ड्रैगन के पास लेकर जाएगा। डैनी कहती है कि वो भी ड्रैगन के साथ उनके साथ लड़ने जाएंगे। माफ करना, तुम लोग बहुत कमजोर हो और बस हमारे ऊपर बोझ ही बनोगे। डैनी दुखी हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने उनके लिए इतना कुछ किया है पर इसके बदले वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो लोग उन्हें आयरन कंट्री की एंट्रेंस पर ले जाते हैं और विल उस दरवाजे पर मैजिक कास्ट करता है जिससे लू के नॉक करने पर वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लेकिन दरवाजे के खुलते ही वो ड्रैगन की पावर से दबने लगते हैं तो विल को मैजिक कास्ट करके उन सब की ताकत को बढ़ाना पड़ता है। क्या तुम सच में ऐसी ताकत से लड़ने चाहोगे? बिल्कुल, हम यहाँ पर यही करने आए हैं। तभी डैनी कहती है कि जो भी उन्होंने उनके लिए किया है वो कभी नहीं भूलेंगे और एक दिन उनका ऋण वापस जरूर चुकाएंगे और वो सब लोग उनकी जीत के लिए प्रार्थना करेंगे। वो गुफा पूरी तरह से पॉइजन से भरी हुई थी। विल ने उनके ऊपर पॉइजन रेजिस्टेंस कास्ट किया हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी वो बदबू उनके फेफड़ों को दर्द दे रही है। वहीं काफी दूर तक चलने के बावजूद भी एक भी डीमन ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया था। तभी उन्हें आगे से लोहे के टकराने की आवाज सुनाई देती है तो विल और गैलरीज सबसे आगे जाते हैं क्योंकि उनके पास शील्ड्स थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वो अंदर देखते हैं कि वो सभी डॉर्फ्स हैं जो कि अब अनडेड बन चुके हैं और अब भी लड़ाई के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके हिसाब से उनका किंग अभी भी जिंदा है और वो उस ड्रैगन से लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने इतने सालों से इस जगह को रिपेयर करना जारी रखा है और किसी भी डीमन को अंदर आने नहीं दिया। लेकिन लो उन्हें बताता है कि वो आखिरी किंग का डिसेंडेंट है और आयरन कंट्री कब की हार चुकी है और किंग भी मारा जा चुका है। लेकिन मरने से पहले वो उस ड्रैगन से बहुत बहादुरी से लड़ा और एक प्रिंस के तौर पर वो वादा करता है कि वो रस्ट माउंटेन्स को फिर से आयरन माउंटेन बनाएगा जहाँ पर डॉर्फ्स का राज होगा। आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, अब आपको आराम करना चाहिए। जिसके बाद वो सारे डॉर्फ्स भी पास ऑन कर जाते हैं। जिसके बाद वो सब लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनका सामना काफी सारे डीमन से होता है जो कि आगे और पीछे दोनों तरफ से अटैक कर रहे थे लेकिन उन सब के सामने नहीं टिक पाते। जिसके बाद वो हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पर किंग ने आखिरी स्पीच दी थी। लेकिन अब उस किंग के थ्रोन पर डीमन जनरल स्केयर बैठा हुआ था और लू विल से उससे लड़ने की परमिशन मांगता है जो कि वो उसे दे भी देता है क्योंकि एक प्रिंस की लड़ाई है अपनी गद्दी को पाने की। जिसके बाद सीलिंग से काफी सारे डीमंस नीचे उतरने लगते हैं और लू की भी फाइट शुरू हो जाती है। वहीं हॉल के चारों तरफ डीमंस भरते ही जाते हैं और वो सब एक साथ उन पर अटैक करने लगते हैं लेकिन उन सब के सामने डीमंस की इतनी तादाद भी मुसीबत खड़ी नहीं कर पाती। वहीं लू जनरल को घायल करने में कामयाब होता है लेकिन उसका जख्म जल्द ही हील हो जाता है और वो लू को एक पिलर से बांध देता है। विल चाहकर भी उस मैजिक को हटा नहीं पाता क्योंकि वो डीमंस उसे टाइम ही नहीं देते। स्केयर लू की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो अपनी ताकत से ही उन चेन्स को तोड़कर आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो उसके हाथ को काट देता है और जमीन पर पटक देता है और जो विल ने उसे डैगर दिया था उससे उसकी गर्दन को काट देता है। लेकिन तभी तो डीमंस उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं पर विल उसे बचा लेता है और कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उन डीमन से लड़ते लड़ते वो सभी लोग काफी थक चुके थे पर विल को एक स्पेल कास्ट करने का समय मिल जाता है और वो सभी डीमंस को एक झटके में खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लू को हील करता है लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि स्केयर की बॉडी वहाँ से गायब हो रखी थी। मरने के बाद डीमन का शरीर राख में बदल जाता है पर उसका सर अभी भी यहीं पर है और वो उसे ढूंढने के लिए ग्रेट कैवर्न्स में जाते हैं जहाँ पर वैलेसर का उसके शरीर को कुचल देता है। वहीं उस ड्रैगन की ताकत को महसूस करके विल बुरी तरह से डरा हुआ था और ड्रैगन के पूछने पर वो अपना नाम भी नहीं बता पाता लेकिन वो अपनी माँ की बातों को याद करता है और खुद को शांत करता है। अगर तुम दूसरों से उनका
का नाम पूछने वाले हो तो तुम्हें पहले अपना नाम नहीं बताना चाहिए। लगता है तुम बाकी के चूहों जैसे नहीं हो। मेरा नाम वेलेकर का है, चलती फिरती तबाही। इसके बाद विल भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही ये भी बताता है कि उसके माँ बाप कौन थे। फार अवे पैलेडिन, क्या तुम मुझे अपने सर्वेंट की तरह एक्सेप्ट करोगे? ये सुनकर विल हैरान हो जाता है, पर वो ड्रैगन कहता है कि उसने इतने सारे डीमंस को हरा दिया, वो और उसके साथी उसके लिए भी खतरा है, तो वो उसका सर्वेंट बनने को तैयार है, लेकिन फ्री में नहीं। लेकिन विल जानता है कि कुछ सालों बाद वेलसर का उसे मार देगा और किसी और के लिए लॉयल हो जाएगा। ये सुनकर वेलसर का हंसने लगता है और कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा। पर ये क्या सच में कोई बुरा आइडिया है? वो अपने सर को उसके सामने झुकाता है। अब देखो मुझे, मैं तुम्हारे लिए जरा भी खतरा नहीं हूँ, तो बताओ तुम शांति चुनोगे या लड़ाई करके मरना चाहते हो? मैं क्या करूं? मना कर दूं या लड़ूं? मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी गॉर्डस उसके गाल पर हाथ रखती है, जिससे वो शांत हो जाता है। वेलसर का चुनना मुझे नहीं तुम्हें है, तुम अपने रास्ते को बदलोगे या फिर नहीं। जिस शांति की तुम बात कर रहे हो वो कुछ समय की ही होगी, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, खुद को बदल लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जवाब तो मुझे ड्रैगन, तुम लड़ना चाहते हो या शांति? तभी वो ड्रैगन अपने पंखों को फैलाता है और कहता है कि उसने पहेली सुलझा ली है, वो एक सच्चा हीरो है, लेकिन वो अपने तरीके नहीं बदलेगा। मैं वेलेकर का हूँ, जिससे गॉड्स भी डरते हैं। बिना युद्ध के ड्रैगन कैसे रह सकता है? जिसके बाद विल उसके ऊपर अटैक करने जाता है और एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वेलसरका के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके स्किल्स उसके स्पेयर को रोक देते हैं। वो गस की बात को याद करता है कि उसे उस ड्रैगन के पुराने जख्मों पर अटैक करना होगा, क्योंकि ब्लड के लिए भी उसके स्किल्स बहुत मजबूत हैं। मैं ब्लड की परछाई में हमेशा नहीं रह सकता। जिसके बाद वो अपनी स्पेयर उसके पैर के अंदर घुसा देता है और एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके कट को और बड़ा कर देता है। वो विल के ऊपर फायर से अटैक करने वाला था, लेकिन रे और मेनल बीच में आ जाते हैं, पर ड्रैगन उनके अटैक्स को डॉज करके विल के ऊपर रेड फ्लेम से अटैक करता है, पर विल अपनी शील्ड को सामने ले आता है और सारी फ्लेम्स को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद मेनल विंड से और विल फ्लेम मैजिक से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ड्रैगन अपने पंखों को फैलाकर उनके अटैक को खत्म कर देता है। जिसके बाद लू एक बिल्डिंग को नीचे गिराता है, जिससे वो ड्रैगन दब जाता है और आगे विल एक साथ तीन मैजिक स्पेल्स को कास्ट करने लगता है, जिनका यूज करके गस ने उस दिन स्टैग्नेट के एको को हराया था और ड्रैगन चाहकर भी उसके स्पेल्स को ब्रेक नहीं कर पाता। विल उस ड्रैगन को एक मैजिक सर्कल में कैद कर देता है, जिसका साइज धीरे धीरे छोटा ही होता जाता है और उस ड्रैगन का नामो निशान खत्म हो जाता है। लेकिन उनमें से किसी को भी अपनी जीत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। विल को भी लग रहा था जैसे वो जीता ही ना हो। तभी वो ड्रैगन अचानक से उन सबके ऊपर अटैक कर देता है और विल समझ जाता है कि उसने वर्ड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया था, जो इतने खतरनाक होते हैं कि ह्यूमंस उसका यूज भी नहीं कर सकते। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इतना बड़ा ड्रैगन इस अंडरग्राउंड कंट्री में आया था। इसने हर तरह की लड़ाई लड़ी है और हर तरह के मैजिक का सामना किया है। मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ? ड्रैगन कहता है कि वो बहुत बहादुरी से लड़ा और इसके बदले वो उसे अपना सर्वेंट बना सकता है। अगर वो मना करता है तो वो उसके साथियों के शरीर के साथ साथ उनकी आत्माएं भी जला देगा। पर उसके पास एक और ऑप्शन है, वो खुद की जान ले सकता है ताकि ग्रेसफील उसका पुनर्जन्म करा सके। लेकिन विल मना कर देता है और कहता है कि वो उसके सामने सर नहीं झुकाएगा। वो सब लोग यहाँ पर अपनी मौत के लिए तैयार होकर आए थे। विल अपनी स्पीड को बढ़ाकर उसके मुंह को मैजिक से बंद कर देता है और उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके पीछे चला जाता है ताकि वो अपने साथियों से उसको दूर रख सके और ड्रैगन के ऊपर लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो ड्रैगन के अटैक से घायल हो जाता है। लेकिन वो अपनी ब्लेसिंग का यूज करके तुरंत ही खुद को हील भी कर लेता है। ड्रैगन पत्थरों को फेंक कर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और मौका देखकर उसे अपने पंजों से दबा देता है, लेकिन विल एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके वहां से हट जाता है और अपने स्पेयर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसकी वजह से उसकी स्पेयर ही टूट जाती है। तो वो अपनी तलवार ओवर ईटर को बाहर निकालता है ताकि वो उसकी लाइफ फोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, लेकिन ड्रैगन जमीन पर धमाका करके विल को नीचे गिरा देता है। वेलसर का उस डीमन ब्लेड के बारे में जानता था, तो वो विल को अपने पास आने नहीं दे सकता और वो उसके ऊपर फायर से अटैक कर देता है, लेकिन गॉडेस ऑफ लाइट अपने हेरल्ड को भेजकर उसे बचा लेती है। लेकिन वेलसर का अटैक करता जाता है, जिसकी वजह से वो हेरल्ड भी टूट जाता है। वो ड्रैगन उसे खत्म करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर स्टैग्नेट आ जाता है और कहता है कि विल उसका दुश्मन है और उसके सामने वो किसी और को उसे मारने नहीं दे सकता। वही वेलसर का उसे गॉडेस कह के बुलाता है, जो सुन के विल हैरान हो जाता है। पर स्टैग्नेट कहती है कि एक गॉड के लिए क्या मेल क्या फीमेल। वहीं ग्रेसफील उससे पूछती है कि वो आपकी मदद करने आई है, तो स्टैग्नेट कहती है कि उनकी फाइट को देखकर उसे बहुत मजा आया और वो खुद को यहाँ पर आने से नहीं रोक पाई। जिसके बाद स्टैग्नेट अपनी पावर्स का यूज करती है और जितने भी डॉग्स वहाँ पर मरे थे उन्हें अनडेड में बदल देती है, जो स्टैग्नेट से लड़ने के लिए आने लगते हैं। तभी विल के साथियों को भी होश आ जाता है और लू बताता है कि उसने अपने एंसेस्ट्रल गॉड की पावर से सबको हील कर दिया। इसके बाद वहाँ पर लू का दादा यानी डॉग्स का किंग आता है, जो अपनी तलवार विल को देना चाहता था। गैलरस बताता है कि इसका नाम कॉल्ड डॉन है, जो कि एज ऑफ गॉड से डॉग्स के पास ही है और इसी ने वेलसरका की एक आंख निकाली थी। रोशनी के हीरो मेरे पोते और आयरन माउंटेन्स का ध्यान रखना। जिसके बाद वेलसरका की फ्लेम्स की वजह
वजह से उसकी सोल जलने लगती है, लेकिन तभी ग्रेसफील अपनी पावर से उसे रोक देती है और जितने भी डॉर्व्स वहाँ पर उसकी फ्लेम से जले थे उन्हें अपनी ब्लेसिंग देती है और आज के हीरोज के साथ उनकी सोल्स को जोड़ देती है ताकि मरने के बाद भी उनकी ताकत अच्छाई के लिए यूज हो। और लूक के दादा भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। वहीं ड्रैगन अब तक उनका इंतजार कर रहा था ताकि जब वो फिर से नई उम्मीद के साथ उससे लड़ने आए वो उन्हें कुचल सके और उनके चेहरों को फिर से निराशा से भरा हुआ देखे। जिसके बाद वो विल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन का यूज करके उनसे बच जाता है और उसके अटैक को डॉज करता हुआ वो उस ड्रैगन के एक स्केल को काट देता है। वेलेसर का उसे अपने पंजे से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन विल अपनी नई तलवार से उसके एक उंगली को ही काट देता है। जिसके बाद मैनल और रे भी उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और गैलरीज के ऑर्डर पर सारे डॉर्व्स एरो से अटैक करना शुरू कर देते हैं और लू फ्लेम गॉड की पावर्स का यूज करके उनकी शील्ड्स को एनहांस कर देता है, जिससे वो वेलेसरका के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और लू वेलेसरका के ऊपर अटैक करता है और विल उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वेलेसरका अपने सबसे पावरफुल फायर ब्रेथ का यूज करने वाला था, जो उसने अभी तक इसलिए यूज नहीं किया था क्योंकि वो अपने ट्रेजर को बचाना चाहता था। लेकिन विल अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन का यूज करता है और उसकी गर्दन पर जाकर अटैक कर देता है और राइजिंग सन स्पेल का यूज करता है, लेकिन वेलेसरका की गर्दन से आग बाहर आती है जिसकी वजह से विल नीचे गिर जाता है और वेलेसरका उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन विल उसके अटैक से जूझता हुआ भी अपनी तलवार को उसकी छाती में घुसा देता है। इसके थोड़ी देर बाद विल को होश आता है और वो देखता है कि वो ड्रैगन मर चुका है। वहीं विल को अपना शरीर अजीब लग रहा था और जब वो एक पत्थर को उठाता है वो अपनी हथेली से ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। स्टैग्नेट बताती है कि उसने अपनी डीमन ब्लेड से वेलेसरका की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब किया था। उस ड्रैगन की आग ने उसे गर्म किया और खून ने ठंडा। इसकी वजह से बिल्कुल आयरन की तरह उसकी बॉडी और मजबूत हो चुकी है और बिल्कुल वेलेसरका की तरह आर्म ब्लेड्स उसे कट भी नहीं कर पाएंगी और नॉर्मल मैजिक उसे हवा की तरह लगेगा। लेकिन इसकी वजह से उसके स्वभाव में भी बदलाव आएंगे, तो उसे खुद को घमंडी होने से रोकना होगा। इसके बाद वहाँ पर ग्रेसफील आती है और पूछती है कि क्या वो पहले की तरह अपनी अनडेड की पावर्स को छोड़कर उसके साथ सोल्स को गाइड नहीं करेगी, लेकिन स्टैग्नेट मना कर देती है और हमें पता चलता है कि स्टैग्नेट ग्रेसफील की बड़ी बहन है और वो कहती है कि अगर वो अपना फीमेल एकुल उसके पास लेकर आएगी तो क्या वो उसके साथ बच्चे पैदा करने चाहेगा। लेकिन ये सुनकर ग्रेसफील भड़कने लगती है तो स्टैग्नेट इस आइडिया को छोड़ देती है, बस अभी के लिए। जिसके बाद हम स्टैग्नेट का असली रूप देखते हैं और वो कहती है कि वो विल से प्यार करती है। वहीं विल को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आगे गॉडेस उनसे कहती है कि वो उनकी बहादुरी के लिए उनकी कोई भी इच्छा पूरी करेगी, जिसपे सभी लोग एक ही चीज मांगते हैं कि वो इस एरिया से सारा मायाज़्मा खत्म कर दे। जिसके बाद गॉडेस अपनी पावर्स का यूज करके उस पूरे एरिया को प्योरीफाई कर देती है। इसके बाद विल उस ड्रैगन की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता है और वो सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ जंगल में फिर से हरियाली दिखने भी लगी है। इसके बाद वो वापस से लॉथ डोर में जाते हैं जहाँ सभी लोग पार्टी शार्टी शुरू कर चुके हैं। मैनल कहता है कि वो इस जगह को फिर से बनाना चाहता है क्योंकि मायाज़्मा का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इस एरिया में अभी भी कुछ डीमंस जिंदा हैं और विल ड्रैगन के ट्रेजर का कुछ हिस्सा उन्हें देना चाहता है ताकि वो अपनी कंट्री को फिर से बना सकें। वो उसे एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन लू और गैलरिस उन्हें एक्सेप्ट करने को कहते हैं क्योंकि अब यहाँ पर डॉस भी आने वाले हैं और वो सब लोग मिलकर इस जगह को बिल्कुल पहले जैसा बनाएंगे। अगली सुबह वो लोग गस से मिलने पहुंचते हैं जहाँ उन सबको जिंदा देखकर गस हैरान हो जाता है और विल को देखते ही वो पहचान जाता है कि उसके माना में एक ड्रैगन फैक्टर आ चुका है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को सारी चीजें बता देता है। इसके बाद वो बीस्टवुड में वापस आते हैं और विल उन सबको बताता है कि उन्होंने पहाड़ों के डीमंस और साथ ही ड्रैगन वेलेसरका को भी हरा दिया है, जो सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एना भी रे को देखकर बहुत खुश होती है। आगे हम रूबीना को देखते हैं जो कि उनके ड्रैगन के हराने की कहानी को सभी लोगों को सुना रही थी। अब एल्फ के विलेज की हालत पहले से बहुत बेहतर है। वहीं लू भी उन बहादुर डॉर्व्स और उनके किंग की कहानी उन सबको सुना रहा है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करते जाना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।